अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब खैरियत से होंगे और नावल्स पढ़ेंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज मैं आपके साथ जो नावल शेयर करने लगी हूँ उसका नाम है बंदे एक डोर से। बहुत ही अच्छा नावल है, ज़रिश नूर ने लिखा है। तो आप नावल की तरफ बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो चलें हम बढ़ते नावल की तरफ। बाहर शाम की स्याही धीरे धीरे गहरी हो रही थी। कमरे में नीम अंधेरा फैला हुआ था, हर तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। रोहा खुशमंदी से बेड पर आंखें बंद किए पड़ी थी। उसे ये खामोशी बहुत भली लग रही थी, क्योंकि इस घर में खामोशी शादो नादर ही होती थी। इस घर में हर वक्त कहके गूंजते हैं और बहुत सारा प्यार, रिश्ते, नाते, अपनों का साथ, एक मुकम्मल घर का सुकून, सब कुछ था यहाँ। एक दूसरे पर जान निछावर करने वाले लोग, लेकिन उसके साथ ही हर घर में जैसे कुछ लोग अपने अंदर जहर भरे होते हैं, ऐसे ही कुछ सांप हर वक्त डसने को तैयार रहते हैं। रोहा आंखें मूंदे सुकून को महसूस करना चाहती थी, तभी खामोशी को चीरती हुई अम्मा भी की तेज़ आवाज़ आई। साथ ही उनकी छड़ी की टक टक की आवाज़ भी करीब आ रही थी। रोहा ने झट से बिस्तर से निकली और दुपट्टा अच्छी तरह लपेट कर बाहर निकल आई। अरे बेटा, आज ही खूब सोई हो तुम। मैं कब से तुम्हारा नीचे का आने का इंतज़ार कर रही थी। सॉरी अम्मा, भी बस आँख लग गई थी। चलो कोई बात नहीं बेटा, वो लजाहत से बोली। आप ऊपर क्यों आई बेटा? जैन कब का आ चुका है, तुम्हें पता है? आज मुलाजमा भी कोई नहीं घर, वो बेचारा भूखा बैठा है। जी अम्मा चलें फिर। वो उन्हें शानों से थामती हुई आगे बढ़ी। वो सीढ़ियों से नीचे उतरी तो सामने ही वो दुश्मन जान अपनी तमाम तर वजाहत के साथ मौजूद था। ब्लैक कलर के ढीले ढाले शलवार कमीज़ में मलबूस, हाथ में रिमोट उठाए कोई बिजनेस प्रोग्राम देख रहा था। रोहा ने करीब आकर उसे सलाम किया, जिसका उसने बगैर देखे जवाब दिया। रोहा किचन की तरफ बढ़ गई, खाना टेबल पर लगाकर उसे इत्तला दी तो वो हाथ से रिमोट छोड़कर किचन में चला आया। साथ ही अम्मा भी को खाने की दावत देना नहीं भूला। बेटा, अम्मा भी ने नफ़ी में सर हिलाया और नमाज के लिए उठ गई। उसने हाथ धोकर खाना शुरू किया और एक बार भी उसे खाने के लिए नहीं पूछा। और थोड़ी देर उसे देखती रही, फिर मुड़कर चाय का पानी चूल्हे पर चढ़ा दिया। वो चाय का पानी चढ़ाकर ख्यालों में कहीं और ही पहुंच गई। होश में तब आई जब किसी का धक्का लगा। जल्दी से गर्म पैन को हाथ लगाना चाहा, लेकिन दरमियान में ही जैन ने उसका हाथ पकड़ लिया। क्या कर रही हो? होश में हो? हाथ जल जाता तुम्हारा अभी तो। वो अपने शर्मीली नज़रों से उससे दूर रहा था। रोहा ने नज़रें झुका ली। उसका हाथ अभी भी जैन के हाथ में था। उन्होंने अपना हाथ खींचा तो उसने जल्दी से उसका हाथ छोड़ दिया। चाय मेरे कमरे में दे देना। और हुक्म सुनाकर तेज़ी से वहाँ से निकल गया। घर में सब लोग उकाड़ा शादी पर गए हुए थे। अम्मा भी नगीना हुसैन और हसन अहमद की बेवा है। उनके 3 बेटे और एक बेटी है। सबसे बड़ा बेटा हैदर है, जिसकी बीवी फारिया बहुत सुलझी हुई खतून है, और उनका एक बेटा जैन वलीद है, जो अमेरिका से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की डिग्री लेकर आया है। उनसे छोटे वकास हुसैन है, जिनकी बीवी सबिया तेज़ मिजाज की है। उनकी 2 बेटियां और एक बेटा है, जोया, रोहिया रोही रोही रोहिया और यावर, जो कि माँ का परतू हैं। सबसे छोटे हमाद हसन हैं। उनकी बीवी जोया बहुत अच्छी और धीमे मिजाज की है। उनके एक बेटा और एक बेटी मरियम थी। सबसे छोटी उनकी लाडली बेटी दरिया थी, जो बहुत नाजो नरम से पड़ी थी। और उसने अपनी पसंद से कमाल अहमद से शादी की, और शादी के सिर्फ 1 साल बाद कुछ दिनों की रोहा को छोड़कर एक एक्सीडेंट में इज़हार फ़ानी से पहुँच कर गए, और रोहा को अम्मा भी ने अपनी आगोश में भर लिया। रोहा सबकी लाडली थी, लेकिन जब से वो जवान हुई थी, उसकी खूबसूरती की वजह से वो कुछ लोगों की नज़रों में खटकने लगी थी। वो चाय लेकर कमरे में गई तो वो बेड पर कोई फाइल खोले इसमें एनहाम था। वो चाय रखकर मुड़ी तो उसने पुकार लिया। मुड़ के देखा, जो सर उठाए उसे ही देख रहा था। उसने सामने रखे अपने कोट की तरफ इशारा करते हुए रोहा को देने के लिए कहा। रोहा कोट लेकर उसके हाथ में दिया तो उसने कोट की पॉकेट से नोटों की गड्डी
रोहा की तरफ बढ़ाई। अम्मा बी ने बताया था कि तुमने सेमेस्टर की फीस जमा करवानी है, कि अम्मा बी को दे देना और अपनी फ़ीस स्लिप मुझे दे देना। रोहा ने इस बात में सर हिलाया और बरूनी दरवाजे की तरफ मुड़ गई। इसके बाहर निकलते ही जैन हैदर ने बेड के साथ केक लगाई और साथ ही सिगरेट भी सुलगा लिया और दरवाजे की तरफ देखने लगा जहाँ से वो अभी निकल कर गई थी। जैन हैदर ने जब से होश संभाला था उसने अम्मा बी से एक ही बात सुनता आया था कि उसे रोहा का ख्याल रखना है, जैसे उसकी फूफो दरिया बचपन में उसका ख्याल रखती थी। उसे दरिया फूफो की थोड़ी थोड़ी याद आती थी। वो रोहा से पूरे 10 साल बड़ा था। वह बगैर कहे उसकी हर ज़रूरत पूरी करता था। वो जब भी उसे छुप छुप कर देखती थी वो जानता होता था, लेकिन जैन के देखने पर वो नज़रें फेर लेती। वो जानता था वो उसके लिए दिल में अलग जज्बात रखती है, लेकिन वो उसकी हौसला अफजाई नहीं करना चाहता था, क्योंकि एक तो वो बहुत छोटी थी, दूसरा वो अभी पढ़ रही थी। लेकिन वो इसके लिए एक साहिबान की तरह था, हर जगह बगैर उसको पता चले उसकी ढाल बन जाता। जब भी किसी को उसकी किसी बात पर गुस्सा आता या उससे कोई उल्टा काम हो जाता तो वो कुछ ना कुछ करके उसे बचा लेता। रात गए, सब लोग लौट आए थे। रोहा जल्दी सो गई थी। सुबह उठी, सारे घर पर सन्नाटे का राज था। सब लोग अभी तक सो रहे थे। छुट्टी का दिन होने की वजह से सब मर्द भी सो रहे थे। वह किचन में अम्मा बी के लिए चाय बना रही थी, तभी जैन ने दरवाजे से आंख लगाई। एक कप मेरे लिए भी। रोहा ने मुड़कर देखा तो वो गायब हो चुका था। वो चाय लेकर अम्मा बी के कमरे में आई तो वो उनके साथ बातों में मशगूल था। इन दोनों को चाय के कप थमाकर वो अलमारी से अम्मा बी और अपने कपड़े निकालने लगी। अम्मा बी अपने पसंदीदा टॉपिक पर पहुंच चुकी थी और वो था जैन हैदर की शादी। और वो था कि ये बात सुनते ही हफ्ते से उठ कर जाता। इस वक्त अम्मा भी उसे कन्विंस करने की कोशिश कर रही थी। रोहा की एक सांस आ रही थी तो एक जा रही थी। आखिर कब करोगे तुम शादी? पूरे 30 साल के हो गए हो तुम। वो भी बाजिद था कि बस उससे अभी शादी नहीं करनी बेटा, अगर कोई पसंद है तो बता दो। अम्मा भी पसंद तो है, लेकिन वक़्त आने पर बताऊंगा। रोहा मज़ीद नहीं सुन सकती थी, इसलिए कमरे से बाहर निकल गई। अच्छा तो जैन हैदर, आपने किसी को पसंद कर लिया है? वो अपने हाथों की लकीरों में उलझ गई थी। ये तो जानती थी आप मेरे नहीं हो सकते, लेकिन ये भी एक दर्दनाक लम्हा होगा जब आपको किसी और का होता हुआ देखूंगी। रोहा ने हमेशा से ही जैन हैदर को अपने फ़ोन में बंद पाया। कुछ मखसूस लोग थे जिनके साथ वो फ्रेंड था। इन लोगों में अम्मा भी, हमाद, हसन और फारिया शामिल हैं। रोहा को पहले पहल वो बहुत ही खड़ूस लगता था और इस बात का जिक्र वो खुल्लम खुल्ला अम्मा भी से करती थी, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि अम्मा भी उसके ये नादर ख्यालात मनोआन जैन हैदर के गोशगुजार करती थी। उसकी सोच के मुताबिक खड़ूस, ज़िद्दी और खुद पसंद था वो, लेकिन दिल पर उसका इख्तियार नहीं था। 2 साल पहले तक वो पुरसुकून ज़िंदगी गुजार रही थी, लेकिन फिर जब उसने यूनी में एडमिशन लिया तब उसने शौक़ की तकमील के लिए जैन हैदर भी इसी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर के फ़राइज़ अंजाम दे रहा था। यूनी के पहले दिन अम्मा बी के कहने के बावजूद वो उसे अपने साथ यूनी नहीं लेकर गया। उसे बहुत ताव आया। बातचीत तो वैसे भी ज़रूरतन ही होती थी, लेकिन जब रोहा ने सोच लिया था कि वो अब इससे किसी किस्म की मदद नहीं लेगी। सारे रास्ते उसके रवैये को लेकर बार बार उसकी आंखों में आंसू आ रहे थे। जब वो यूनी पहुंची तो अपनी ही सोचों में उलझी। वो इसके हाथों चिर रही थी, जो उसे एक बड़े हॉल में ले आया जहाँ उसे जैसे और भी बहुत सारे फ्रेशर मौजूद थे। तमाम फ्रेशर्स को फजूल किस्म के काम करने के लिए दिए गए थे। रात की बारी आई तो उसे गाना सुनाने के लिए बोला गया। वो कांपती टांगों और लर्ज़ते दिल के साथ स्टेज पर पहुंची तो अपने सामने इतने सारे लोगों को देखकर उसका दिल कांप कर रह गया। उसने अपने आप को कोसा कि वो कौन सी मनहूस गई थी। जब मैंने इस यूनी में एडमिशन लिया प्रूफ पर किया था, एडमिशन लेना पर फिर प्रेफर किया था।
उसे याद आया कि जैन ने इसके इस फैसले को खूब मुखालफत की थी। अम्मा बीवी जैन की हामी थी, लेकिन रोहा ने वलीद मामू और फारिया मामी को अपना वकील बना लिया, जिसके आगे जैन वलीद की भी नहीं चलती थी। लेकिन इस वक्त वो पछता रही थी, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। उसने हिम्मत करके माइक पकड़ा, लेकिन वो यूं ही स्टार्ट करने की कोशिश करती तो सब हुटिंग शुरू कर देते। 2-3 बार की कोशिश के बाद उसकी हिम्मत जवाब देगी और उसकी आंखों में आंसू चमकने लगे। इस पल हाल का दरवाज़ा धकेलता हुआ जैन हैदर अंदर दाखिल हुआ। क्या हो रहा है यहाँ? उसकी आवाज़ सुनकर सब लोग कुछ पल के लिए खामोश हो गए। चलिए सब लोग यहाँ से। लेकिन एक ग्रुप के लड़के जैन के पीछे पड़ गए। नहीं सर, हम सब के साथ भी ये सब कुछ हो चुका है, बस आज के दिन की बात है, हमें भी तो अपना बदला लेना है। और इन लोगों ने उसे भी साथ बैठा लिया। तभी जैन की नज़र स्टेज पर खड़ी रोहा पर पड़ी। उसकी आंखों में शनासाई की रकम देखते ही रोहा ने उसकी तरफ बढ़ना चाहा, लेकिन उससे पहले ही वो उससे नज़रअंदाज करता हुआ अपने शीश संभाल चुका था। फिर सब स्टूडेंट्स की हुकिंग और शोर में उसके मुंह से एक लफ्ज़ भी ना निकल सका। रोहा की आंखों में आंसू की चमक देखकर जैन स्टेज पर चढ़ आया और सबको सख्ती से मना किया कि अब किसी की भी आवाज़ ना आए, और स्टेज पर उसके बराबर खड़ा हो गया। और फिर हाल की खामोशी में रोहा की सुरीली आवाज़ गूंजी। दहलीज पर मेरे दिल की जो रखे हैं तूने कदम, तेरे नाम पर मेरी ज़िंदगी लिख दी मेरे हमदम। हाँ सिखाया मैंने जीना, जीना जीना कैसा जीना। हाँ सिखाया मैंने जीना। हाँ सीखा मैंने जीना मेरे हमदम। और आसमान को मला ज़मीन को मेरी और आसमान को मिला ज़मीन को मेरी, आधे आधे पूरे हैं हम, तेरे नाम पर मेरी ज़िंदगी लिख दी मेरे हमदम। हाँ सीखा जीना जीना। हाल में उसकी खूबसूरत आवाज़ गूंज रही थी। वो आंखें मूंदे बहुत जज़्ब के आलम में गा रही थी। इसी लम्हे इस पर इदराक हुआ कि वो पूरी शख्स के प्यार में डूब चुकी है। आज यहाँ इसका मोस्ट फेवरेट गाना गा रही थी, जो वो अक्सर घर में होने वाले फंक्शन पे गिटार पर गाता था। रोहा की आवाज़ उसके जितनी सुरीली तो नहीं थी, लेकिन फिर भी वो अच्छी थी। जब उसने गाना मुकम्मल किया तो हाल तालियों से गूंज उठा। उसने आंखें खोलकर जो उसे तलाशना चाहा तो वो वहाँ मौजूद नहीं था। ब्लू जीन्स पर वाइट कलर का टॉप पहने, दुपट्टे को गले में मफलर की तरह लपेटे, शानों तक आते घुंघराले बाल, बड़ी रोशन और चमकदार आंखें। रोहा कमाल एक बहुत खूबसूरत लड़की थी। पहली बार देखने वाला कुछ पल के लिए मिसमराइज हो जाता था। उसकी यूनी में ये बात जंगल की आग की तरह फैल गई थी कि प्रोफेसर जैन हैदर अपना दिल रोहा कमाल पर हार बैठे हैं। और फिर जैन ने अपना बशौक का गला घूंटा और उसके बारे में हो रही शर्म गोइयाँ अपनी मौत पर आप मार गईं। जब जैन ने इसी हफ्ते रिज़ाइन देकर अपना ख़ानदानी बिजनेस ज्वाइन कर लिया, लेकिन रोहा कमाल की ज़िंदगी बस इसी एक पल में मुकीम होकर रह गई, और वो खुद भी इस कैद खाने में बहुत खुश थी। ये मीठा मीठा दर्द उसके अंदर बहुत अनोखा सा एहसास जगा गया था, जिससे वो अब बाहर निकलना नहीं चाहती थी। रास्ते का अंधेरा और वीरानी उससे अपने वजूद में उतरती महसूस हो रही थी। गाड़ी में गहरी खामोशी छाई हुई थी, और वही वैसे ही गंभीर खामोशी इन दोनों के दरमियान छाई हुई थी। उसके दिल से ख्वाहिश थी कि साथ बैठा इंसान उससे कोई सवाल जवाब ना करे, वरना उसकी आंखों में छुपा दर्द इस लम्हे सारा राज अफशा कर सकता है। तुम परेशान हो? नहीं। उसने यह लफ्ज़ी जवाब कैसे दिया था ये वही जानती थी। आज ही उससे पता चला कि जैन हैदर का रिश्ता बचपन से ही उसके मामू की बेटी रोहा साद अली से तय हुआ था। साद अली ऑस्ट्रेलिया में मुकीम थे और अगले माह पाकिस्तान तशरीफ़ ला रहे थे ताकि अपने फ़र्ज से सुबदोश हो सकें। आगाही बड़ी ज़ालिम चीज़ है। जब तक वो इस बात से बेखबर थी, वो पुरसकून थी। रात को सोने से पहले उसके संग कुछ ख्वाब बुन लेती थी, लेकिन अब वो इन ख्वाबों को अपनी आंखों से नोच लेना चाहती थी, क्योंकि बाद में इससे दस्तबरदार होना मुश्किल हो जाता। वो किसी मुश्किल में नहीं पड़ना चाहती थी। वो अपनी तकलीफ़ शेयर करने के लिए भी वो अपना अज़ीज़ुल जान दोस्त नूरी के घर आई थी। उसने अम्मा जी को वापस के लिए ड्राइवर को भेजने के लिए बोला था, लेकिन जब वो बाहर आई तो दोनों बाजू
सीने पर बांधे गाड़ी के साथ टेक लगाए खड़ा था। उसे देखने के बाद सलाम दुआ के उसने ड्राइविंग सीट संभाली। वो भी नूरी को खुदाफिज करती गाड़ी में बैठ गई। वो मुस्तरबी से गाड़ी चला रहा था, जिसकी वजह से 15 मिनट का रास्ता आधा घंटा लगा कर वो लोग घर पहुँचे। पता है तकलीफ़ क्या है? किसी को चाहना, फिर उसे खो देना और खामोश हो जाना। इस वक्त नाश्ते पर सभी लोग मौजूद थे, लेकिन रोहा नहीं थी। हैदर हसन के पूछने पर फारिया ने उन्हें बताया कि उसकी तबीयत ठीक नहीं, उसको रात से बुखार है, कुछ कमज़ोरी और नकाहत भी महसूस हो रही है, तो उसे डॉक्टर के पास ले जाए ना। तो डॉक्टर के पास गई है वो? हैदर ने तशवीश से इस्तफसारा किया। नहीं, अभी उसको नाश्ते में कुछ खिला पिला कर फिर ले जाती हूँ। सही। यावर, आप अपनी ताई के साथ रोहा को हॉस्पिटल ले जाना। जी तायाबू। जैन हैदर ने नाश्ते से हाथ खींच लिया और अम्मा भी के कमरे की तरफ बढ़ गया, जहाँ वो होशो हवा से बेगाना पड़ी थी। अम्मा भी उसके सराहने बैठी आयात पढ़ कर उसका फूक रही थी। जैन ने आगे बढ़कर उसकी परेशानी को छुआ, फिर उसकी नब्ज़ चेक की और फिक्रमंदी से 2 उंगलियों से अपनी परेशानी मसली। उसने मेडिसिन बॉक्स से 2 पेन किलर ली और गिलास में पानी डालकर उसे सहारा देकर उठाया और गोली उसके मुँह में डालकर गिलास उसके लबों से लगा दिया। उसने कुछ इस तरह से उसे सहारा दिया हुआ था कि रोहा की पूंछ उसके सीने से लगी थी और दरवाजे से अंदर दाखिल होती फारिया बेगम से मंजर छुपा ना रह सका। उसकी आंखों में नागवारियत फारिया बेगम से मंजर छुपा ना रह सका। उसकी आंखों में नागवारियत छा गई और उन्होंने जैन को जेर नज़रों से घूरा, जबकि जैन उन्हें इग्नोर करता हुआ उसको वापस लेटाकर अच्छी तरह से कंबल रखकर बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। जैन जूँ ही अपने कमरे में पहुंचा, साथ ही फारिया भी पहुंच गई। जैन, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जी बोलिए माँ, मैं सुन रहा हूँ। अगले माह तुम्हारे मामू पाकिस्तान आ रहे हैं। जी अच्छी बात है, उसने काम में मसरूफ़ बोला। रोमा भी आ रही है उनके साथ। अब की बार उनकी आवाज़ धीमी थी। जैन झटके से माँ की तरफ मुड़ा। मैं अपना फैसला सुना चुका हूँ बेटा, समझने की कोशिश करो। वो पूरे 22 साल की हो चुकी है भैया। मुझे हर साल ये बात बाबा करवा रहे हैं कि रोहा मेरी मानत है। अब मैं उन्हें कैसे कह दूँ कि वो अपनी बेटी को कहीं और ब्याह दें? यह सोचना आपका काम है। जैन, मैं रोहा को भी अपनी बहू नहीं बनाऊँगी। उन्होंने तरफ के आखिरी पत्ता फेंका। माँ, ज़िंदगी मैंने गुजारनी है तो ये फ़ैसला भी मेरा होना चाहिए कि मेरी ज़िंदगी में कौन शामिल होगा। अब की बार वो नरमी से माँ को समझा रहा था। जहाँ इस लड़की की बात आती थी वो ऐसे ही नरम पड़ जाता था। तभी डोर नॉक करके दारीन अंदर दाखिल हुआ। भाई तायाबू बुला रहे हैं आपको। जी मैं आया बस। वो अपना बैग एक हाथ से दूसरे हाथ में मुंतकिल करता माँ के पास आया। नरमी से उन्हें अपना साथ लगाया, उसके सर पर बोसा लिया और बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। तभी यावर दरवाजे पर दस्तक देकर अंदर दाखिल हुआ और मुअद्दब से अंदाज में बोला, ताई जी गाड़ी तैयार है, चलें। नहीं अब ज़रूरत नहीं, तुम जाओ ऑफिस। ओके। वो आज काफ़ी दिनों बाद यूनी आई थी। तुम्हें क्या हुआ है? यमुना, रोहा की दोस्त, सुबह से उसे नोट कर रही थी। रोहा की आंखों में टूटे कांच सी चुभी थीं और आंखें रत जगह की गमास थीं। वो दोनों इस वक्त कैंटीन में मौजूद थी। यमुना ने नरमी से उसका हाथ पकड़ा तो रोहा का ज़ब्ता बंधन टूट गया और आंसू पलकों की बार पर इकट्ठा होने लगे, जिन्हें रोकने की कोशिश में रोहा ने निचला लब सख्ती से दांतों तले दबा लिया। बिखरी बिखरी रोहा ने यमुना को परेशान कर दिया। प्लीज़ रोहा, बताओ क्या हुआ है? कैंटीन में इस वक्त बहुत से स्टूडेंट थे। वो कोई सिचुएशन क्रिएट नहीं करना चाहती थी। रोहा अपने आंसू पोंछती खड़ी हो गई। यमुना, मैं लाइब्रेरी जा रही हूँ। रोहा खुद तरसी का शिकार हो रही थी। यमुना हैरानगी से उसे जाता देख रही थी, फिर वो तेज़ी से उसके पीछे लपकी। वो हमेशा से हर बात उससे शेयर करती थी। वो लाइब्रेरी की सीढ़ियाँ चढ़ रही थी कि यमुना ने उसे पुकारा। रोहा उसकी पुकार सुनी, अनसुनी करती तेज़ी से सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। आंसू उसकी आंखों से अभी तक जारी थे। वह लाइब्रेरी के दरवाजे तक पहुंची तो यमुना ने उसकी राह रोक ली और उसका हाथ थामकर लाइब्रेरी के निस्तन पुरसकून गोशे में ले गई। बोलो अब। वो उसे सब कुछ बताती चली गई। यमुना ने उसे जांचती नज़रों से देखा। अगर तुम मेरी जगह होती तो क्या करती? तो मैं ऐसे ख्वाब देखना छोड़ देती। यमुना ने
शफकत से कहा। रोहा ने उसे हैरानगी से देखा। हमारी इज्जत और अना सबसे पहले होनी चाहिए। तुमने खुद बताया है कि वो तुम्हें घास भी नहीं डालता, तो तुम क्यों खुद को ऐसे शख्स के पीछे बर्बाद कर रही हो? मोहब्बत का दम तो तब भरते हैं जब दूसरा भी आपको चाहे, लेकिन तुम इतनी बेवकूफ़ कैसे हो सकती हो जो एकतरफा मोहब्बत में इतनी आगे बढ़ जाओ? यमुना उसके मुखलस और दरीना दोस्त भी थी। वह बुत बनी बैठी यमुना की बातें सुनती रही, फिर एक झटके से उठी और लंबे लंबे डग बढ़ती लाइब्रेरी से निकलती चली गई। यमुना की बातों का ही असर था कि वो इस वक्त सबके साथ खाना खा रही थी। ज़ैनब ने मामूल के मुताबिक सबसे आखिर में तशरीफ़ लाया और रोहा के बराबर मौजूद कुर्सी संभाल ली। खाने की मेज़ पर इस वक्त कमोबेश 15 अफराद मौजूद थे। सबकी नज़रें यकबारगी ज़ैन की तरफ उठीं, क्योंकि वो हमेशा अपनी मखसूस कुर्सी पर बैठा था, चाहे कुछ भी हो जाए। इसकी चेयर पर कोई नहीं बैठता था, लेकिन आज भी ध्यानी में रोहा को खबर ही ना हुई कि वो ज़ैन की चेयर संभाल चुकी है। सबकी नज़रें खुद पर महसूस करके उसने अपने आसपास देखा तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। तो उसने जल्दी से वो कुर्सी छोड़ी, लेकिन इतनी ही तेज़ी से ज़ैन ने उसका हाथ पकड़कर उसे वापस बिठा दिया। सबके लिए ये हैरत का एक और झटका था। फारिया बेगम आंखों में चिंगारियां भरे उसे देख रही थी, और यही वो लम्हा था जब रोहा ने अपने ख्वाबों से दस्तबरदार होने का फैसला कर लिया था। वो इतने मोहब्बत करने वाले लोगों की आंखों में अपने लिए नफरत नहीं देख सकती थी। आज सुबह ही रोया और रोहिया रो, रोहिया किचन में मौजूद थे। रोहिया को देखने कुछ लोग आ रहे थे। लड़का हैदर हसन के बिजनेस पार्टनर का बेटा था। फैमिली फ्रेंड्स होने की वजह से लड़के से सभी वाकिफ थे। उस्मान बहुत सुलझा हुआ लड़का था, रिश्ता तो पक्का था, बस फॉर्मेलिटी के लिए आज वो लोग खाने पर मौजूद थे। बनो बनो मेरी चली ससुराल को आंखों में पानी दे गई, दुआ में मीठी गुड़दानी ले गई। दारीन किचन में दाखिल हुआ और फुल वॉल्यूम में गाना गुनगुनाते हुए रोहिया के अतराफ चक्कर लगाने लगा। रोहिया ने शर्माने की एक्टिंग करते हुए दुपट्टे का कोना मुंह में दाब दिया। यार रोहिया तुम तो जा रही हो, लेकिन ये हो बाकी 20 रह गए हैं। ये कब ससुराल सुधार देंगे जो हमारी ज़िंदगी में सुकून आएगा? क्या तीनों ने बैक वक़्त होकर कहा। हमने कौन सा तुम्हारे बिस्तर पर कांटे बिछाए हुए हैं? वो तीनों उसकी तरफ बढ़ी। रोहिया के हाथ में छुरी थी, जबकि रोहा ने हाथ में चम्मच उठाया हुआ था। दारीन ने किचन से भागना ही मुनासिब समझा। वो आगे आगे भाग रहा था, और जबकि रोहिया और रोहा उसके पीछे भाग रही थी। वो बरूनी दरवाजे की तरफ भागा तो रोहिया को पीछे रह गई, लेकिन रोहा दरवाजे के अंदर आते ज़ैन के सीने से जा टकराई। पीछे दरीन की दबी दबी हंसी गूंजी तो रोहा तेज़ी से पीछे हुई, जबकि ज़ैन ने उसके लाल लाल होते चेहरे को बहुत दिलचस्पी से देखा। बारिश की मौसम ठंडक मौसम को सर्द कर रही थी। सूरज गहरे बादलों की आगोश में सो रहा था। तेज़ बारिश में बरसती बूंद में सबके कदमों की रफ्तार तेज़ से तेज़ तर हो रही थी। वो यूनिवर्सिटी गेट से बाहर निकली तो सामने ही वो इत्मीनान से गाड़ी के साथ टेक लगाए आसमान की तरफ देख रहा था। बादल पूरी ताकत से गरज रहे थे, और उसके चेहरे पर एक सिलवट भी ना थी। वो बारिश को भी इंजॉय कर रहा था। रोहा के कदम सुस्त हुए। वो धीमी चाल चलती हुई उसके करीब आई। उसने की तरफ एक दिलकश मुस्कुराहट उछाली और चेहरे पर हाथ से बारिश की बूंदें साफ की, और सर पर हाथ फेर कर बाल ठीक किए और फ्रंट सीट संभाल ली। रोहा ने भी उसकी तलकीद में सीट संभाली। ज़ैन हैदर ने गाड़ी जन से आगे बढ़ा ली। रोहा ने एक नज़र अपने बराबर बैठे शख्स पर डाली। दोनों की नज़रें एक लम्हे के लिए टकराईं, और दोनों ने ही नज़रों का ज़ाविया बदल लिया। रोहा बाहर नज़र आते मनाज़र पर तवज्जो मबज़ूल कर रही थी। ज़ैन वक्तन फ़क्तन एक नज़र उस पर डाल देता, लेकिन वो पूरी तवज्जो से बाहर दौड़ते मनाज़र पर खोई हुई थी। होश तो तब आई जब गाड़ी एक झटके से रुकी। वो गाड़ी से उतरी तो सामने ही एक बेहद गोरी रंगत की खूबसूरत नफूस वाली लड़की टाइट जीन्स पर शॉर्ट सी खुले गले वाली ब्लैक शर्ट पहने बारिश में भीग रही थी। रोहा ने जल्दी से ज़ैन की तरफ देखा, लेकिन उसका ध्यान इधर नहीं था। इस लड़की की जूं ही नज़र इस पर पड़ी, वो भागकर इन तक पहुंची और ज़ैन के गले से आकर झूल गई। ज़ैन की नज़रें गैरदारी तौर पर रोहा की तरफ उठी, जो कि इनकी तरफ ही देख रही थी, और अंदर की तरफ बढ़ गई। ज़ैन ने
दरदा नज़रों से उसे जाते देखा और दोस्ती से रोमा को खुद से अलग किया, लेकिन बहुत ही ढीठ लड़की थी। उसे ज़रा बराबर भी फ़र्क नहीं पड़ा। वो उसका बाजू थामे अंदर की तरफ बढ़ी। वो अपनी किताबें बुक शेल्फ पर सेट करने में मसरूफ़ थी। मामी, एक बात पूछूं? उसके सोफे पर बैठी जोया ने से मुखातब होते हुए पूछा। हाँ बेटा, उन्होंने चाय के कप पे शब्द लेते हुए जवाब दिया। क्या मामा और बाबा की लव मैरिज थी? उसने किताब को कपड़े से साफ करते हुए पूछा। ये तुम क्यों पूछ रही हो? वैसे ही आज रोमा और सुबिया मामी बातें कर रहे थे और रोमा और सुबिया मामी बातें कर रहे थे। मामा और बाबा के मुतालिक तो इसलिए पूछ लिया। क्या बातें कर रही थी? उन्होंने जांचती नज़रों से उसे देखा। कुछ नहीं, बस आम सी बातें। वो असल बात छुपा गई कि सबिया मामी रोमा को खबरदार कर रही थी कि वो जैन को जितना मुमकिन हो सके रोहा से दूर रखे, क्योंकि ये है तो माँ की बेटी ही। रोहा को गहरी सोच में घूम देकर जोया को भी कोई बात याद आ गई। वो उठकर चली गई और असल बात कहीं दरमियान में ही रह गई। सब यंग पार्टी इस वक्त एक जगह पर इकट्ठी थी। सब मिलकर रोहिया का रिकॉर्ड लगा रहे थे, जिसकी अगले माह शादी तय पाई थी। और सब जैन के सर हो गया। रोहा जो चुपचाप सोफे पर बैठी थी, जैन हैदर उसके बराबर उसके बेहद करीब बैठ गया, जिस पर रोहा ने सर उठाकर अपने दाईं तरफ देखा, जहाँ सफ़ेद शलवार कमीज में मलबूस डार्क ब्राउन चादर कंधों पर फैलाए मुस्कुराता हुआ जोया की तरफ मुतवज्जो था, जो कि उनके सर पर सेहरा सजाने की बात कर रही थी। उसकी बात पर लाशूरी तौर पर उसने गर्दन घुमाकर रोहा को देखा, जबकि रोहा ने नज़रों का ज़ाविया बदल दिया। लेकिन जैन की यह हरकत रोमा से छुपी न रह सकी। उसने जहरबंद नज़र रोहा पर डाली और एक झटके से उठकर बाहर निकल गई। उसके पास बैठी रोहिया ने उजवा से उसे देखा। उन्हें क्या हुआ है? उसने सबको मुश्तरका सवाल किया, जिस पर सब ने कंधे उचकाए। आज छुट्टी का दिन था। वो नाश्ते के बाद किचन के बर्तन समेट रही थी। तभी किचन में रोमा दाखिल हुई। बात सुनो, एक कप चाय बना दो। रोहा ने स्पॉट चेहरे के साथ चाय का कप चढ़ाया। तभी फारिया बेगम किचन में दाखिल हुई। बेटा, भाई बता रहे थे तुम्हारी तबीयत ठीक ख़राब है। क्या हुआ तबीयत को? रात तो ठीक थी। आपको तो पता है रात को ठीक थी या नहीं? मेरी सारी रात जागते हुए गुजरती है, उसने चिढ़कर जवाब दिया। उसके बात करने के अंदाज पर रोहा ने मुड़कर देखा। फारिया बेगम कुछ देर के लिए चुप सी रह गईं। कोई मसला है तो बताओ, उन्होंने अपनाइयत से उससे पूछा। कोई बात नहीं, आप तो पीछे ही पड़ गई हैं। अच्छा, तुम बाहर जाओ, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बनवाती हूँ। शुक्रिया, आप अपना काम करें, मैं बस चाय और ब्रेड लूँगी। वो तड़प कर जवाब देती रोहा के हाथ से चाय का कप लेकर किचन से बाहर निकल गई। फारिया बेगम अपनी जगह सुनखरी रह गई। शायद तबीयत ख़राब है, वरना बहुत मिलनसार है। वो रोहा के सामने तकरीर दे रही थी। उसने इस बात में सर हिलाया और अपने काम में मसरूफ़ हो गई। आज घर में खूब रौनक और चहल पहल थी, लेकिन उसके दिल के अंदर वीरानियाँ सी उतरी हुई थी। आज का दिन उसके लिए मनहूसियत भरा था। रिश्ता तो रोहिया के लिए आया था, लेकिन बकौल उस्मान के वालिद और वालिदा के उस्मान को रोहा पसंद है और वो इसके रिश्ते के लिए ही आए हैं। रोहा की तो मानो सातों आसमान उसके सर पर आ गिरे हों। रोहिया और सबिया मामी की तरफ देखने से भी कतरा रही थी, क्योंकि जिन नज़रों से वो उसे देख रही थी उसका दिल चाह रहा था वो ज़मीन में समा जाए। रोमा बहुत खुश थी। इसने बहुत खुशदिली से रोहा को मुबारकबाद दी। जहन हैदर इस वक्त घर नहीं था और फिर आनन फानन उसे तैयार करके उस्मान के पहलू में बैठा दिया गया। उसने गायब दिमागी से अपने हाथ की तीसरी उंगली में पहनी बेशकीमत डायमंड रिंग पर डाली और उसकी आंखों से आंसू नदी की तरह बहने लगे। शिद्दत देना से उसकी आंखें सुर्ख अंगारा हो गई। फिर उसकी नज़र एक साइड पर अलग थलग बैठी फारिया बेगम पर पड़ी। रोहा को गुमान गुजरा कि वो रो रही हैं। उसने दोबारा से उसकी तरफ देखने की कोशिश की, लेकिन वो चेहरा मोड़ गई। हैदर हसन ने उसके सर पर हाथ रखा तो वह फूट फट कर रो गई। हैदर हसन की आंखों से भी आंसू निकलकर उसके बालों में जज़्ब हो गया, लेकिन अम्मा भी मुतमईन थी। खोबरू उस्मान सिकंदर उन्हें बहुत पसंद था। वो बहुत शाइस्ता और महज़ब था। वो जैन के साथ अक्सर अम्मा भी के
पास आता रहता था। उन्हें उनसे बहुत उनसीयत थी। वो सरशार सा बैठा सबके छोटे छोटे मोटे सवालों के जवाब दे रहा था, जबकि एक कुछ भी नज़र सर झुकाए बैठी रोहा पर भी डाल देता था। रोहा की थकन का एहसास करके फारिया बेगम आगे बढ़ी और उससे सहारा देकर अम्मा भी के कमरे में ले गईं। वो बाहर जाने लगी तो रोहा ने उनका हाथ थाम दिया। वो भी शायद ऐसे ही किसी मौके की तलाश में थी। उसके गले लगकर खूब रोई और उसके चेहरे को दोनों हाथों में भरते हुए बोली, सदा खुश रहो। उनके बाहर निकलते ही दरवाज़ा एक जोरदार धमाके से खुला और जैन हैदर अंदर दाखिल हुआ। उसकी आंखों से लहू टपक रहा था। वो तो लंबे लंबे डग भरता रोहा तक पहुंचा। वो गैरदारी तौर पर पीछे हुई। जैन हैदर ने करीब आकर उसे दोनों बाजू से दबोचा। तुम अगर मेरी ना हो सकी तो मैं तुम्हें किसी और का भी नहीं होने दूंगा। ये जैन हैदर का वादा है तुमसे। रोहा कमाल हसन अपनी बात कहकर वो रुका नहीं। वो सजी सवरी रोहा कमाल परेशानी में गिरी थी। ना जाने अब वो क्या करेगा, क्योंकि वो जानती थी वो अपनी जिद का पक्का है। और दनाता हुआ हैदर हसन के कमरे में दाखिल हुआ। उन्होंने सुबह से बेटे को देखा। वो कभी भी इजाज़त लिए बगैर नहीं आया था, जबकि इस वक्त वो सारी तमीज़ अखलाकियात शाइस्तगी सब कुछ भुलाए सुर्ख आंखें बिखरे बालों में टूटा टूटा ऐसा उनके कमरे में मौजूद था। जबकि बेड पर बैठी फारिया ने एक हाथ अपने दिल के मुकाम पर रख लिया। सुबह से ही उन्हें ये आने वाले वक्त दलाए दे रहा था। पापा मुझे आपसे बात करनी है। उन्हें वो इस वक्त कुछ डिस्टर्ब लगा। वो उसका हाथ पकड़कर उसे सामने पड़े सोफे पर ले गए। बोलो बेटा, क्या मसला है? बाबा, आप रोहा के रिश्ते से इनकार कर दें। उन्होंने जैन का हाथ छोड़ दिया। जानते हो क्या कह रहे हो? जी जानता हूँ। तो फिर ये भी जानते होगे कि हमारे खानदान में एक बार ज़बान दे दी जाए तो फिर मर तो सकते हैं, लेकिन अपनी ज़बान से मुकर नहीं सकते। अगर रोहा इनकार करे तो तब भी नहीं। अब की बार वो खामोश हो गया। बोले ना बाबा। फारिया जैन रोहा को बुलाएं। हैदर हसन के हुक्म पर वो सख्त कदमों से कमरे से निकल गईं। थोड़ी देर बाद फारिया की मैयत में मूल के कपड़ों में मलबूस रोहा कमरे में दाखिल हुई। उसने डरते डरते सर उठाकर हैदर हसन की तरफ देखा, जो उसे ही देख रहे थे। रोहा, क्या तुम्हें इस रिश्ते पर कोई एतराज़ है? उसने नफ़ी में सर हिलाया। हैदर हसन ने फातिहाना नज़रों से जैन की तरफ देखा, जो होंठ पीछे खुनका नज़रों से उसे घूर रहा था। ठीक है बेटा, जाओ, आप जाओ। उसके जाने के बाद वो जैन की तरफ मुड़े। अब क्या कहोगे? उसने नफ़ी में सर हिलाया और बाहर निकल गया। ज़ोरों शोर से उसकी और रोमा की और दूसरी तरफ रोहा और सुमान की शादी की तैयारियां हो रही थी। इससे चंदा इस बात सब में कोई इंटरेस्ट नहीं था। जैन सवेरे घर से निकलता और रात गए घर लौटा। उसे इस सब से कोई दिलचस्पी नहीं थी। इस वक्त भी सब लोग शॉपिंग से लौटे थे। लॉन में महफिल जमाई हुई थी। तभी ऊपर से तेज़ी से जीने उतरता यावर नीचे आया और दारीन के सर हो गया। अब सिचुएशन कुछ यूँ थी कि वो दोनों लॉन में मौजूद सोफ़ों के तरफ भाग रहे थे। साथ साथ दारीन की दहाइयाँ भी जा रही थी। काफ़ी देर की भाग दौड़ के बाद दोनों थक हार कर सोफे पर गिर गए। तभी जोया ने अपनी भाग दौड़ की वजह जाननी चाहिए। यावर ने बात का आगाज़ किया। आज मैं अपने एक दोस्त के साथ मार्केट गया था। वहाँ किसी अकल के अंधे ने मेरी जेब पर हाथ रख साफ़ किया, जो के बाद में पछताया भी होगा। तो मैं मदद के लिए इंसाफ यानी दारीन सर को कॉल की कि ये मेरी मदद करने लगी। 10 बार कॉल करने पर भी इसने कॉल रिसीव नहीं की। तो मैंने मैसेज किया, लेकिन मिसिंग की वजह से मैंने वो डिलीट कर दिया। तभी इस उल्लू के पट्टे का मुझे मैसेज रिसीव हुआ। क्या लिखकर डिलीट किया है? मैंने कहा एक काम था। ते आगे से मैसेज करता है वो ये भी डिलीट कर दे, और साथ ही मोबाइल भी पावर ऑफ कर लिया। सब लोग बहुत संजीदगी से के साथ इसकी रोदात सुन रहे थे, लेकिन उसकी बात मुकम्मल होने पर सबकी दबी दबी हंसी गूंजी। तरीन भी सबको देखते हुए कसानी से हंस दिया। इसी वक्त दाखिली दरवाजे से जैन हैदर दाखिल हुआ। वो कुछ थका थका सा लग रहा था। उसने सबको मुश्तरका सलाम दिया। रोहा को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज करता हुआ रोमा से मुखातिब हुआ, मेरे कमरे में काफ़ी देर देना। और तेज़ी से
सीढ़ियों की तरफ मुड़ गया। वक़्त जितनी तेज़ी से गुज़रता है, इतनी ही तेज़ी से आँखों के सामने के मंज़र भी बदल जाते हैं। वो इस वक़्त अपने ऑफ़िस में बैठा किसी गहरी सोच में गुम था। फिर वो वक़्त भी आ पहुँचा, पर वहाँ आसमान का निकाह था और उसकी आँखों में कल रात का मंज़र घूम रहा था। वो घर में बहुत लेट पहुँचा था। वो अपने कमरे में किसी फ़ाइल की वर्कदानी में मसरूफ़ था। तभी दरवाज़े पर दस्तक देकर वो अंदर दाखिल हुई। आम से होलिये में बड़ी सी चादर अपने गिर लपेटे हाथ में कॉफ़ी का कप थामे खड़ी थी। उसने आगे बढ़कर कप स्टडी टेबल पर रखा तो जैन भी उसी तरफ देखने लगा। वो कप देख रखकर मुड़ी तो गैरदारी तौर पर उसकी कलाई थाम ली। रोहा ने तेज़ी से अपना हाथ छुड़ाया तो खींचा तो उससे भी ताव आ गया। वो अपनी जगह से उठा और उसकी तरफ पेशकदमी की। जैन को लगा वो काँप रही है। वो भी उल्टे कदमों चलने लगी। वो तेज़ी से दरवाजे की तरफ भागी, लेकिन उससे पहले ही जैन की बाहों में थी। मुझे छोड़ दें, नहीं तो मैं चीख कर सबको इकट्ठा कर लूँगी। जैन ने उसकी बात पर उसे धक्के देकर खुद से अलग किया और उसका सर जोर से दीवार से टकराया। वो उसे छोड़कर खुद बाहर से वहाँ से निकल गया। मोबाइल की रिंग पर होश की दुनिया में लौटा। कॉल रिसीव करके दूसरी तरफ की बात सुनी थी कि कल 3 बजे तक सब कुछ तैयार होना चाहिए। रोहा पार्लर से तैयार होकर वेटिंग एरिया में बैठी थी। तभी उसके मोबाइल पर जैन की कॉल आई। वो अपना लहंगा संभालती आकर पिछली सीट पर बैठ गई। जैन की नज़रों से बचने के लिए उसने चादर भी ले ली और अपना चेहरा ठीक किया, जबकि जैन के होठों पर उसकी इस हरकत पर मुस्कुराहट रेंग गई। सर झुकाए उसे रास्ते का अंदाज़ा ही नहीं हुआ। होश में आई तो गाड़ी को अनजान रास्तों में भागते दौड़ते पाया। ये आप मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? मैं आपसे पूछ रही हूँ, लेकिन जवाब ना दे। जैन ने मोबाइल पर कोई नंबर डायल किया। दूसरी तरफ कॉल रिसीव की गई। हेलो के जवाब में बोला, बाबा मैं रोहा को अपने साथ ले आया हूँ। दूसरी तरफ की बात सुने बगैर कॉल काट कर दी। दरअसल मोहनचाक से मोबाइल हाथ में लिए बैठे थे। वो जानते थे जैन की खामोशी किसी तूफान का पेशे खैमा है। वही हुआ जिसका उन्हें डर था। अब वो इस परेशानी में थे कि वो मानूस के घरवालों से सामना कैसे करेंगे। तभी रूम में फारिया में दाखिल हुई। हैदर को साकत और जामत एक ही पोजीशन में देखकर फारिया ने उनका कंधा हिलाया। वो गायब दिमागी से उनके चेहरे को देखने लगा। क्या हुआ है फारिया? वो अटक बोल रहे थे। जैन रोहा को लेके न जाने कहाँ चला गया है। क्या? फारिया बेगम ने दिल पर हाथ रख लिया था। अगर हम इसकी मान लेते तो ये दिन न देखना पड़ता। अब मादी को पता चला तो पहले उन्हें भी धचका लगा। वो आया था उनके पास उनका साथ मांगने, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। लेकिन वो मुतमईन थी आसमान अगर सोना था और जैन हैदर हीरा था। रोहा की चीखों पुकार और दहाई पर कान धरे बगैर वो बहार से गाड़ी चला रहा था। थका कर वो अपने से बदवाएं देने लगी। तभी गाड़ी शहर से बाहर बने एक खूबसूरत घर के गराज में रोककर जैन हैदर ने अपना रुख रोहा की तरफ किया। लग रहा है तुम्हें आसमान के साथ निकाह न होने का बहुत दुख कर उसने चबा कर लफ्ज़ अदा किए, जबकि उसकी बात पर वो रोना भूलकर दुख और अफसोस के मिले जुले तासरात से उसे देखने लगी। अगर वापस घर पहुंचना चाहती हो तो जो मैं कहूँगा वो करना पड़ेगा। अगर तुमने मेरी बात मानी तो आधे घंटे में हम दोनों वापस अपने घर होंगे। हैदर हसन की सब मेहमानों के सामने बहुत सुबकी हुई। इस वक्त अजीब सूरत हाल थी। सब लोग जा चुके थे, तरह तरह की बातें करते हुए। सबिया बेगम के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट थी। उन्हें हैदर हसन से खार थी कि उन्होंने उसकी बेटी को छोड़कर भांजी के लिए रिश्ता मंजूर कर लिया। हैदर हसन, वकार हसन और हमाद हसन सर झुकाए बैठे थे। तभी रोहा मेन डोर से अंदर दाखिल हुई। उसे देखकर सबसे पहले इस्मान अपनी जगह से खड़ा हुआ। वो सबको सामने देखकर अपनी जगह पर मुंजमद हो गई। तभी रोहा तेज़ी से उसकी तरफ बढ़ी। रोमा उसकी तरफ बढ़ी। रोहा शुक्र है तुम आ गई, जल्दी से चलो ताकि तुम्हारा नकाह हो सके। वो उसे बाजू से खींचते हुए बोली, लेकिन उसने अपना बाजू उसकी गिरफ्त से ज़ाद करवा दिया। मेरा नकाह हो चुका है। उसके मुँह से निकलने वाले अल्फाज सुनकर उस्मान ने फ़ौरन उसे पहले वहाँ से चले जाना ही मुनासिब समझा। उसके पास कुछ पल रुककर एक मलामती नज़र उस पर डाली और बरहूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। रोमा को इस वक्त उसका खूबसूरत चेहरा ज़हन लगा। आगे बढ़कर उसने उसे थप्पड़ मारना चाहा, लेकिन इससे पहले ही उसका हाथ किसी की गिरफ्त में था। जैन को देखकर रोमा का फशार खून बढ़ा और वो नोक से उसका हाथ झटक कर अपने कमरे की तरफ बढ़ गई।
जैन बाप और चाचाओं की तरफ बढ़ा, लेकिन वो उसे इग्नोर करते हुए अपने अपने रूम की तरफ बढ़ गए। ज़ैनब बारी बारी सबकी तरफ बढ़ा, लेकिन सबने ही मुंह मोड़ लिया। आखिर में वो दोनों अकेले ही रह गए, तो वो दोनों भी अपने रूम की तरफ बढ़ गए। रोहा को अपने रूम की तरफ बढ़ते देखकर जैन के 14 तबक रोशन हो गए। उसने दोस्ती से उसका बाजू से पकड़ा और अपने कमरे में लाकर बेड पर पटका। मुझे नहीं रहना आपके साथ, आपने धोखा किया है मेरे साथ। आपकी वजह से आज मेरी इज्जत दो कौड़ी की हो गई है। आपको तो कोई असर नहीं हुआ ना, लेकिन जो जिन नज़रों से मेरे तीनों मामू ने मुझे देखा है, मैं अपनी ही नज़रों में गिर गई। मेरा आखिरी फैसला यही है कि आप मुझे आपके साथ नहीं रहना, आप मुझे आज़ाद कर दें। और रोहा की बात पर गुस्से से फिकर गया। उसकी बुलंद धाड़ पर वो 2 कदम पीछे हट गई। उसे जैन के इस कदर गुस्से से खुद खौफ महसूस हुआ। वो उसके सामने से जाते जाते फिर ठहर गया। और हाँ, ये जो तुम बार बार कह रही हो ना कि तुम मुझे छोड़ दो, ये इतना आसान नहीं है। तुम्हारे कहने पर मैं सब कुछ छोड़ सकता हूँ, मगर तुम्हें नहीं छोड़ सकता। उसने उंगली उठाकर रोहा को वार्निंग दी। वो चुप की चुप रह गई, जबकि वो लंबे लंबे ढक बढ़ता बेडरूम से निकल गया। रोहा कुछ देर के लिए चुपचाप खड़ी रही, फिर दोनों हाथों में चेहरा छुपाकर फूट फूट कर रो दी। जो गलत फैसले हम करते हैं, उन्हें दुरुस्त तकदीर करती है। जिन खुशगवानियों में हम मुब्तला होते हैं, वो खुशगवानियाँ इंसान तोड़ते हैं। जिस ख्वाब में हम रह रहे होते हैं, इसको हकीकत जुटलाती है। वो पैंट की पॉकेट में हाथ डाले रात के पिछले पहर आवारागर्दी कर रहा था। घर जाने का उसका कोई मूड नहीं था। घर में सभी उससे खफा थे। जिस वजह से सबको खफा किया था, उसकी अपनी ही मंतक थी। वो सबके खफा होने पर खफा थी, लेकिन वो फिर भी मुतमईन था। उसने उसे अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लिया था, जैसे भी सही, क्योंकि उसने सही तो कुछ सोचा ही नहीं था। वो तो बस इतना जानता था कि उसकी मताए चीज़ किसी और की हो रही है, और ऐसा वो मर के भी ना होने देता। दूर कहीं से अज़ानों की आवाज़ आई तो उसके कदम खुद ब खुद मस्जिद की तरफ उठ गए। नमाज़ पढ़कर उसे बहुत सुकून हासिल हुआ। और नमाज के बाद भी काफ़ी देर वहाँ बैठा रहा। उसने कमरे में कदम रखा तो उसे एक पल के लिए गुमान गुजरा कि वो किसी और के कमरे में आ गया है। उसे लगा कि कमरा अपनी हालत ज़ार पर मातम कुना है। कमरे में जा बजा कुशन ही कुशन पड़े थे। अलमारी से उसके सारे कपड़े निकाल कर इधर उधर फेंके गए। साइड टेबल्स पर रखे कीमती डेकोरेशन पीस बुरी तरह से तोड़े गए थे। वो बहुत एहतियात से चलता हुआ 5 से बचाता वाशरूम तक पहुंचा। कपड़े चेंज करके बेड पर लेटा तो दुश्मन जान पर नज़र पड़ी, जो थक हार कर गहरी नींद सो रही थी। उसने गौर किया तो उसके हाथों में मेहंदी के साथ खून के धब्बे भी नजर आए। यही हाल उसके पाँव का भी था, और यही वो लम्हा था जब जैन हैदर को उस पर भला का गुस्सा आया। उसने उसकी नींद की परवाह किए बिना उसे बाजू से पकड़कर बिठाया। वो जो गहरी नींद में थी, बरामद में जैन हैदर के गले से ही झूल गई। जैन हैदर भी भूल गया कि उसने क्यों उसे जगाया था। वो जब हवासों में लौटी तो तेजी से पीछे हुई। जैन हैदर भी होश में लौटा और दूसरी से उसका हाथ पकड़कर जोरदार झटका दिया। रोहा कमाल, एक बात याद रखना, अगर आज के वक्त को तकलीफ देने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और साथ ही इंटरकॉम पर मुलाजिमा को बुलाया। उसे कमरा साफ करने की हिदायत देकर और रोहा को बाजू में उठाए अम्मा भी के कमरे में आया, जो कि गहरी नींद में थी। रोहा को उसके बराबर लेटाकर खुद सोफे पर बैठ गया। रोहा चुपके से कमरे से निकलकर किचन की तरफ बढ़ी। उसे चाय की तलब हो रही थी, लेकिन रास्ते में ही उसकी मतभेद रोमा से हो गई। रोमा तो हर वक्त लिपस्टिक से तैयार, प्रॉपर ड्रेसिंग और मेकअप में रहती थी। रोहा को हमेशा गुमान गुजरता कि वो कहीं जाने को तैयार है, लेकिन ये रोमा जो उसके सामने खड़ी थी बिल्कुल मुख्तलिफ थी। बिखरे बाल, मलजा नवाज मेकअप से आरी स्पॉट सा चेहरा। रोहा को उजड़ा हाल ने उसे चुका दिया। उससे पहले कि रोमा कुछ कहती, वो उसे धक्का देती वहाँ से निकल गई। उसका दिल हर चीज़ से चाट हो गया। वो किचन की बजाय लॉन में निकल आई और कतरे पुरसकून गोशी में बैठ गई। फिर उसे अंदर से रोमा और साथ अंकल को निकलते देखा। फारिया और हैदर हसन उसके साथ बाहर तक आए थे। फारिया ने रोमा को गले लगाया तो उसकी आंखों से आंसू का सेल रवां था। वो उनसे अलग होती हुई गाड़ी में जा बैठी, और फिर जगह बाद दीगरे 3 गाड़ियाँ वहाँ से निकल गईं। रोहा, फारिया और अहमद हसन की आंखों से ओझल होकर एक साइड पर बैठ गई, जबकि अपने रूम की खिड़की में खड़ा जैन उसकी बुज़दिली पर मुस्करा भी ना सका। जबकि रोहा गहरी यासियत का शिकार थी। उसकी वजह से 2 ज़िंदगियाँ ख़राब हो गई थी, और रोमा तो अब कभी भी उसकी आंखों से ओझल नहीं होने वाली थी।
मोहब्बत किसी वजह, किसी के कहने या सामने वाले की मोहब्बत की गहराई या सच्चाई देखकर नहीं होती है, बस हो जाती है अचानक। जब होने लगती है तो एक लम्हा भी नहीं लगता, बस एक पल, कोई एक पल आपको कैद कर लेता है। दोनों हाथों की उंगलियां बालों में फंसाए, दोनों कोहनियाँ टेबल पर टिकाए, माजी में गड़क था। वो भी एक बहुत ख़ास दिन था। वो पूरे 4 साल बाद घर आया। घर में सब ने उसकी आवभगत की। कुछ सफ़र की थकान थी, कुछ अपने घर का सुकून, जो वो रात की जल्दी ही सो गया। सुबह उसकी आँख सवेरे ही खुल गई। वो शावर लेकर नीचे आया तो आखिरी सीढ़ी पर अचानक ही वो उसके सामने आ गई। वह यूनिफॉर्म में सफ़ेद दुपट्टा रखे, बैग कंधे पर डाले। शायद वो अपने कमरे में कुछ भूल गई थी और जल्दबाजी और घबराहट में उससे टकराई। उसने जल्दी से सॉरी कहा और साथ ही अस्सलाम वालेकुम भी, दोनों अल्फाज एक ही जुमले में अदा किए गए थे। ज़ैन ने उसकी बात का जवाब नहीं दिया और आगे बढ़ गया, लेकिन वो वही लम्हा था जिसमें वो अपने दिल पर उसने रोहन का नाम दर्ज कर लिया था। दिल धड़कने का सबब याद आया। वो तेरी याद थी, याद आया। नूरजहां की आवाज़ कमरे में गूंज रही थी। रोहा जो सोफे पर बैठी थी, उसने चौंक कर ज़ैन की तरफ देखा, जो गहरी नज़रों से उसे ही देख रहा था। तुम्हारी रस्सी से मेरी सांसें चलती हैं, काश तुम समझ सको, एतबार कर सको। रोहा ने नज़रें चुराई, चुपके से कमरे से निकलकर अम्मा भी के कमरे में आ गई। फारिया बेहद तलमाई हुई थी, क्योंकि हैदर हसन ने उसे सख्ती से मना किया था कि वो ज़ैन और रोहा के मामले में कुछ नहीं बोलेंगी। वो रोहा को ज़ैन के सामने तो कुछ ना कह सकी, लेकिन अम्मा भी के कमरे में जाकर दोनों नानी नवासी को खूब खड़ी खड़ी सुना आई थी, जिसके जवाब में रोहा ने तो सर झुका लिया था, लेकिन अम्मा भी ने तुर्की व तुर्की फारिया को जवाब दिए। ये सवाल जवाब करने हमसे क्यों आई हो? जाओ अपने बेटे से पूछो ना, तो उसने ऐसा क्यों किया? बरियाई है हमें बातें सुनाने वाली। और अम्मा भी के असरार पर रात के पिछले पहर कमरे में दाखिल हुई। बेतबेपारो सोफे की तरफ बढ़ी, लेकिन उससे पहले ही उससे आवाज़ आई, पर्दे बराबर करके दरवाज़ा बंद कर दे। रोहा ने किन आँखों से उसे देखा और मामूल की तरह उसकी बात पर अमल करके चादर सर तक। एसी बंद हो गया है तो कहीं और सो जाओ ना। उसके बाद उसकी आवाज़ दोबारा नहीं आई। थोड़ी देर बाद वो खुद भी उठ बैठा। कमरे में गर्मी बढ़ रही थी। उसने टेबल लैंप ऑन किया। जब ही वो उसे अपने पाँव वाली साइड पर सोई नज़र आई, उसने हाथ बढ़ाकर उसे उठाना चाहा, मगर उसे गहरी नींद में देखकर रुक गया। उसने तकिया उठाकर उसके सर के नीचे रखा, फिर उसे देखने लगा। वो सोए हुए भी बहुत प्यारी लग रही थी। उसने मुस्कुराते हुए उसके चेहरे की तरफ देखा, चेहरे की तरफ हाथ बढ़ाया और फिर झिझक कर रुक गया। वो डार्क ब्राउन जीन्स पर ब्लैक शर्ट ज़ेब-तन किए था और डार्क ब्राउन कोट पहने रखा था। वो ऑफिस जाने के लिए रेडी था, तभी ड्रेसिंग रूम का दरवाज़ा खुला। खुशबुओं का एक झोंका ज़ैन के नथनों से टकराया। उसने रुख मोड़ कर देखा तो एक्वा ब्लू कलर के सूट में हम रंग दुपट्टा रखे, कंधों तक आते खुले बाल। वो एक पल के लिए हल्के झुकना भूल गया। वो नर्वस सी चलती हुई ड्रेसिंग तक आई और बुर्श उठाकर बाल संवारने लगी। एक ट्रांस की कैफियत में ज़ैन हैदर उसकी तरफ बढ़ा। उसे अपनी तरफ बढ़ता देखकर उसने जल्दी से कंघी की ओर जाने के लिए मुड़ी, लेकिन वो पहले ही उस तक पहुंच चुका था। रोहा का सर उसके सीने से आ लगा, उसके वजूद से उठती खुशबू उसे अपने साथ में ले गई। ज़ैन ने आगे झुककर एक खूबसूरत जसारत की। रोहा की पलकें भारी होने लगी। ज़ैन ने आगे बढ़कर उसे खुद में बीच लिया, लेकिन उसके साथ ही बाहर से ज़ोर ज़ोर से किसी के बोलने की आवाज़ें आने लगी। बाहर से आती आवाज़ें तेज़ होती जा रही थी। फिर किसी ने दरवाजे पर ज़ोर ज़ोर से दस्तक दी। ज़ैन ने एक सर्द आग भरते हुए रोहा को गर्मी से खुद से अलग किया। उसने एक गहरी नज़र उस पर डाली और उसके दोनों गाल चूम लिए। रोहा के लिए नज़र उठा कर देखना दो भर हो गया। वो इसकी तरफ देखता हुआ दरवाजे की तरफ बढ़ा। दरवाज़ा खोलने पर सामने आवाज़ बाख्ता सी जोया खड़ी थी। ज़ैन भैया, पता नहीं ताई जी को क्या हो गया है। इसकी बात मुकम्मल होने से पहले ही उसने नीचे की तरफ दौड़ लगा दी, जहाँ फारिया बेगम होशो-खौर से बेगाना पड़ी थी। ज़ैन ने आगे बढ़कर उन्हें बाहों में उठा लिया। जिस वक़्त वो हॉस्पिटल पहुँचे तो फारिया बेगम को आईसीयू में मुंतकिल कर दिया गया। उन्हें जानिया का अटैक आया था, लेकिन बरवक़्त हॉस्पिटल पहुँचने से वो बच गई थी। जब तक डॉक्टर्स कोई मुस्बत जवाब देते, ज़ैन की सांस सीने में ही अटकी रही। वो माँ बाप का इकलौता बेटा था। दोनों ने उसे बहुत लाड से पाला था और उसकी हर बात मानी थी। रोहा से शादी करके वो इसका दिल दुखा चुका था। वो इससे नाराज़ थी, तो वो भी अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश
उसके बुरा हो जाने पर भी खुश नहीं हो सका कि उसकी जन्नत उससे नाराज़ है। वो उसकी कुछ नहीं कहती थी, लेकिन वो इनकी नापसंदीदगी जानता था। वो जिन नज़रों से रोहा को देखती थी उसका दिल ज़ख्मी हो जाता था। वो दोनों ही उसकी ज़िंदगी में बहुत ख़ास थे। वो चाहता था कि वो अपनी खुशी से रोहा को उसकी ज़िंदगी में कबूल कर ले। वो जानता था रोहा बहुत अच्छी लड़की है, वो उसके माँ बाप की बहुत इज़्ज़त करती है। उससे शादी की एक बड़ी वजह उसके माँ बाप से साथ मोहब्बत थी। फारिया बेगम भी उससे बहुत मोहब्बत करती थी, लेकिन ना जाने वो अब मोहब्बत कहाँ जा सोई थी। फारिया की बेगम की हालत को संभली तो उन्होंने सबसे पहले जहन को अपने पास बुलाया। माँ को बहुत सारी मशीनों में मुकीम देखकर उसका दिल दुख से भर गया। उन्होंने इशारे से उसे भाग बुलाया। जहन की आंखों में आंसू चमकने लगे। उसने माँ का सर्द हाथ अपने दोनों हाथों में थाम लिया। वो बोलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उन्हें बोलने में दिक्कत हो रही थी। मेरी एक बात मानोगे? ज़ैन ने अस्ताब में सर हिलाया। मुझसे वादा करो तुम इस लड़की को अपने साथ नहीं रखोगे। ज़ैन की गिरफ्त माँ के हाथ पे कमज़ोर हो गई। उसने बहुत दुख से माँ की तरफ देखा, जिन्होंने बेटे के चेहरे पर दुख के साए गहराते देखकर भी नज़रें चुरा ली। वादा करो मुझसे ज़ैन। और जैन ने दिल में उठते दर्द को नज़रअंदाज करते हुए इस बात में सर हिला दिया। और फारिया बेगम की आंखें बंद होते ही वो आईसीयू से बाहर निकलकर हॉस्पिटल से भी निकल आया। रात गहर तक सड़कों की खाक छान कर सुबह के वक्त वो घर में दाखिल हुआ तो सामने ही वो खड़ी थी। लगता है वो सारी रात रो रही थी। लाल आंखें सूजे को थे और पहली बार जैन को सांस हुआ कर रोने के बाद और भी प्यारी लगती है। जैन को देखकर वो तेज़ी से उसकी तरफ आई। मम्मानी कैसी है? उसके लहजे में तशवीश थी। ठीक है आप? अम्मा भी अपने कमरे से निकल आई। बेटा बहू कैसी है? ठीक है अम्मा भी, आप परेशान ना हों। अम्मा भी अपने दुपट्टे से आंखें साफ की और दुआ के अंदाज में हाथ उठाए। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र, मैं जा रही हूँ शुक्राने का नफल अदा करने। रोहा बेटा जैन को खाना दो। जी अम्मा। रोहा किचन की तरफ बढ़ गया। वो गहरी सोच में गुम सोफे पर पाँव लंबे करके बैठ गया। आज फारिया बेगम को घर लाया गया और उन्होंने घर आते ही ऐलान किया कि रोहा उनकी आंखों के सामने ना आए। की तरफ बढ़ती रोहा ने शिकवा कुनार नज़रों से जैन की तरफ देखा, जिससे अपनी नज़रें फेर लीं। वो तेज़ी से किचन की तरफ बढ़ गई। इसके लिए सबसे महफूज जगह थी, जहाँ बैठकर वो अपना हर दुख आंसुओं के सूरत में बहा देती थी। थोड़ी देर अंदर का गुबार निकालने के बाद वो अपने कामों में मसरूफ़ हो गई। रात 11 कमरे में लौटी तो जैन के लबों में सिरदर्द दबाए किसी गहरी सोच में गुम पाया। वो चेंज करके लेटने के लिए बेड की तरफ बढ़ी, तभी जैन की आवाज़ उसकी समातों से टकराई। रोहा तुम अपना सामान लेकर अम्मा भी के कमरे में शिफ्ट हो जाओ। जैन की बात पर लम्हा भर के लिए उसका दिल और राह दोनों कांपे, लेकिन वो खुद को कमज़ोर जाहिर नहीं करना चाहती थी, इसलिए तेज़ी से वार्डरोब की तरफ बढ़ी और एक बैग में अपने कपड़े भरकर तेज़ी से बाहर निकल गई। उसके निकलते ही जैन ने पास पड़ा गुलदान ज़ोर से सामने दीवार पर दे मारा। उसे खुद पर गुस्सा था। जब हिम्मत करके शादी कर ली थी तो पहले दिन ही डटकर सबके सामने उसके हक के लिए खड़े क्यों नहीं ना हुआ? सबको ये बावर क्यों ना करवाया कि वो उसकी ज़िंदगी में क्या मायने रखती है? रोहा अम्मा भी के कमरे में पहुंची तो वो भी हैरत से उसे देखने लगी, जिसने कटने के अंदाज में बैग ज़मीन पर रखा। समझते क्या है खुद को? जब दिल से चाह अपना बना दिया और जब दिल चाह छोड़ दिया। अरे अरे लड़की बावली हो गई है। किसकी बात कर रही है? आपके पोते की बात कर रही हूँ। अब अगर आपने मुझे समझाकर वापस उसके पास भेजने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो अम्मा भी पर भी चढ़ दौड़ी, जो कि उसे इतने गुस्से में देखकर मुंह पर हाथ रखकर उसे देखने लगी। अरे लड़की बावली हो गई है क्या? मुझ बेचारी को क्यों गुस्सा कर रही है? सही कह रही हूँ, आपने ही मेरा दिमाग भी ख़राब किया है। हर वक्त उसकी तारीफ़ें कर करके मेरा पोता ये है वो है, और अपनी बीवी के लिए तो स्टैंड ले नहीं सकता, खाक कुछ और करेगा। अम्मा भी अगर आज के बाद मुझे वो शख्स इस कमरे में नज़र आया ना तो मैं इस घर में नहीं रहना। वो गुस्से में बोले जा रही थी, तभी पलट कर देखा तो वो दोनों बाजू सीने पर बांधे उसका जाल और जलाल देख रहा था। उसे दरवाजे में इस तरह देख कर उसने नूर से सर झटका और अपना बैग नीचे से उठाकर अपने कपड़े अलमारी में रखने लगी, जबकि वो इसके नादा ख्याल सुनकर वहाँ से ही लौट गया। उसके जाते ही रोहा ने जल्दी से आगे बढ़कर दरवाज़ा बंद किया और ख़ुद को कोसा कि क्या ज़रूरत थी बिल्ला तकान बोलने की। वो खुद को ही एक जिद रसद करती हुई बेड के किनारे पर टिक गई। जबकि अम्मा भी, जो जैन की आमों से बेखबर थी, उन्होंने इस बात से पहले उसकी कैंची की तरह चलती ज़ुबान को रुकते और अब बेड पर बैठकर खुद को ही मारते देखा।
और ख़ुद ही अफ़्ज़ कर लिया कि उसकी नवासी को ज़रूर कोई जादू वगैरह हो गया है, और उन्होंने तैयार कर लिया कि वो सुबह सबसे पहले उसे पीर बाबा के पास ले जाएंगी। रोहा ने अम्मा बी की घूरती नज़रों से तंगा कर चादर सर तक तान ली। सुबह अम्मा बी की आँख खुली तो रोहा कमरे में कहीं नहीं थी। वो जल्दी से उठकर बैठ गई। तभी वो वाशरूम से निकसिक से तैयार निकली। अम्मा बी ने उसे कड़ी नज़रों से देखा। लड़की, सुबह सुबह कहाँ जा रही हो? कुछ काम से जा रही हूँ। अच्छा ठीक है, मैं जैन से कहती हूँ तुम्हें छोड़ देगा। खबरदार, जो आपने कानो कान खबर भी होने दी तो। वो उंगली उठाकर मौन करती हुई बैरूनी दरवाजे की तरफ मुड़ गई। वो जानबूझ के इस वक्त कमरे से निकली थी जब उसे जैन के चलने जाने का यकीन हो गया था। वो स्टडी के दरवाजे पर दस्तक देकर अंदर दाखिल हुई, जहाँ सामने ही हैदर हसन किताब-बीनी में मसरूफ़ थे। वो जानती थी वो इस वक्त यहीं मौजूद होंगे। उन्होंने रोहा को देखकर किताब और ऐनक सामने टेबल पर रखी और गर्दन के इशारे से उसे अंदर आने का इशारा किया। वो उसके सामने पड़े सोफे पर बैठ गई। बेटा बोलो, क्या कहना चाहती हो? उसने नज़रें उठाकर उन्हें देखा और उसे उसके चेहरे पर मौजूद नरम तासरात से कुछ हौसला हुआ। मामू जान, मैं जॉब करना चाहती हूँ। मैं वजह जान सकता हूँ? मामू, क्या फ़ायदा इतनी तालीम हासिल करने का जब उसे कहीं अमल में ही ना लाया जाए। चलो ठीक है, मैं जैन से बात करता हूँ। ऑफ़िस में तुम्हारे लिए कोई जगह निकालता है। नहीं मामू जान, झट से इनकार आया था। मैं आपके ऑफ़िस में काम नहीं करना चाहती। मैं अपने बलबूते पर कुछ करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ मुझे जॉब मेरी काबिलियत पर मिले। ठीक है फिर, जब तुम फ़ैसला कर ही चुकी तो मैं क्या कह सकता हूँ। वो चुपके से वहाँ से निकल आई। पायरा कब का अब का रुका सांस बहाल किया। एक मरहला तो तय हो गया, अब जॉब तलाश करना थी। वो आज 2-3 जगह इंटरव्यू देकर घर लौट रही थी। इसी वक्त एक गाड़ी आकर उसके सामने रुकी। सामने बैठी शख्सियत को देखकर उसके चलने में तेज़ी आ गई। उसे भागते देखकर वो भी गाड़ी से निकल आया। उसके हमकदम चलने लगा। रोहा ने कदम रोक लिए तो वो भी रुक गया। उसने दोनों हाथों की मुट्ठियाँ बनाकर अपना गुस्सा कंट्रोल किया और रुख उसकी तरफ किया। आप क्या चाहते हैं? वो बहुत एतमाद से बोली। तुम्हें? बहुत तहम्मुल से जवाब दिया गया। अच्छा, इसीलिए आधी रात को अपने कमरे से निकल जाने का हुक्मनामा जारी किया गया था। ये बात की बातें हैं। फ़िलहाल गाड़ी में बैठो। मुझे आपके साथ नहीं जाना। आप अपने रास्ते जाएं, मैं अपने रास्ते जाऊंगी। जैन ने उसे बाजू से पकड़ा तो उसने झटके से अपना बाजू उठाया। अब की बात जैन ने ज़ोर से उसे कलाई से दबोचा और गाड़ी में लाकर पटक कर गाड़ी लॉक कर दी। ड्राइविंग सीट संभाल कर उस पर एक नज़र डाले बगैर गाड़ी घर वाले रास्ते पर डाल दी। उसे घर ड्रॉप करके वो जन से गाड़ी आगे बढ़ा ले गया। रोहा भी पैर पटकी अंदर चली गई। वो आज एसएच इंडस्ट्री में इंटरव्यू देने आई थी। जब उसका नाम पुकारा गया वो बहुत एतमाद से चलती हुई अंदर दाखिल हुई। सामने एक देर उम्र शख्स बैठा था। रोहा ने अपनी फाइल उसके सामने रखी तो वो कुछ प्रोफेशनल सवाल करने लगे और अपनी डिग्री की बाबत बात बता रही थी। तभी उसे अपनी दाईं जानब बैठा शख्स की जानब से सवाल आया। मैडम, आपके पास कोई तजुर्बा है? रोहा ने गर्दन मोड़कर देखा तो सामने एक नहायत ही खूबसूरत और डैशिंग बंदा बैठा था। सरकार करूँगी तो तजुर्बा भी हासिल हो जाएगा, लेकिन हम तो तजुर्बेकार शख्स चाहते हैं। रोहा ने उनके आगे से अपनी फ़ाइल उठाई और बाहर निकल गई, जबकि दो नीली आंखों ने दूर तक उसका पीछा किया। अगले दिन खिलाफतों को उसे कॉल आई कि उसे सिलेक्ट कर लिया गया है। उसकी खुशी की तो इंतहा ना रही। तभी अम्मा बी को कोई दम किया हुआ पानी उसके पास लाई और ज़बरदस्ती उसे पिलाया। साथ कुछ दम भी कर रही थी। रोहा ने उफ्तार से उसका ये सारा अमल देखा। अम्मा बी कितने पैसे लुटाकर ये कागज़ के टुकड़े लाई हैं। उन्होंने सब खामोश नज़रों से उसे घूरा। रोहा समझ गई अम्मा बी को इस अमल के दौरान बोलने से मना किया गया है, वरना मजाल है जो वो बोलने से बाज रहती। आज उसका ऑफिस में पहला दिन था। सफ़ेद शलवार पर कमीज़ शलवार पर हमरंग बड़ा सा दुपट्टा लिए वो जाने के लिए तैयार खड़ी थी। उसने घड़ी पर वक्त देखा तो वो काफ़ी लेट हो चुकी थी। तेज़ी से सीढ़ियाँ उतर कर नीचे आए। सामने बैठी फारिया बेगम को देखकर उसके पाँव सुस्त हो गया, लेकिन उन्होंने उसे देखकर रुख मोड़ लिया तो वो भी मुतमईन होकर बारूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गई। दरवाजे से निकलते ही उसकी जॉगिंग से लौट रहे जैन से ज़ोरदार टकराव हुई और वह गिरने वाली थी, लेकिन जैन हैदर ने उसे अपने मजबूत बाजुओं के साथ में ले लिया। वह झटके से खुद को छुड़ाना चाहती थी, लेकिन तभी उसकी नज़र लाउंज से नज़र आती फारिया बेगम पर पड़ी, जो कीना तोड़ नज़रों से उसे देख रही थी। शीन उसके सजे सवरे रूप में खोकर सारे वादे भूल चुका था। होश में तब आया जब रोहा ने अपनी कमर के गिर्द उसके बाजू को अपने हाथों से नरमी से पीछे किया। उसके नरम लम्स पर जैन का दिल एक पल के लिए धड़कना भूल गया।
वो घर किचन में अपने सामने रोटी और थोड़ा सा सालन रखे बैठी थी जब वहाँ सबिया मुमानी चली आई। कितनी घटिया निकली तुम। तुम्हें तो ये भी ख्याल ना आया कि जिन लोगों ने तुम्हें तुम्हें पनाह दी, अपने घर की चारदीवारी दी, तुम उन्हीं के घर नकद लगा रही हो। वह नहाकर तौलिए से बाल खुश करती हुई बाथरूम से बाहर निकली ही थी कि जब बेचैनी से टहलती जोया उस पर बरस पड़ी। क्या क्या किया है मैंने, उसने उलझकर पूछा। पहले रोहिया के आगे आए उस्मान के रिश्ते को पता नहीं कैसे अपने जाल में फंसाया। अब अशर ने भी जोया से शादी से इनकार कर दिया। लेकिन क्यों बेटा? अम्मा बी ने वकास मामू के से दरियाफ्त किया। चंद दिन पहले शहर के महंगे होटल में मंगनी की गई थी। मामू ने एक नज़र अम्मा बी के पास बैठी रोहा को देखा। वो कहते हैं, अशर कहता है कि वो जोया से नहीं रोहा से शादी करना चाहता है। तभी जोया तेज़ी से रोहा पर झपटी और उसके बाल पकड़कर खींचे। साथ मुमानी भी उसे कोसने लगी। तभी जैन की तेज़ आवाज़ सुनाई दी, खबरदार, जो अब किसी ने उसकी करदार कशी की तो बीवी है वो मेरी। खबरदार, अगर वो किसी के मुंह से एक लफ्ज़ भी निकला तो। उसने उंगली उठाकर सबको वार्न किया था। वो अम्मा बी और हैदर मामू कमरे में दाखिल हुए और गरामन खड़ी हो गई। हैदर हसन ने उसे बैठने के लिए कहा और खुद उसके बराबर बैठ गए। रोहा अम्मा बी की आवाज़ किसी खाई से आई थी। कितना दुख था उस एक लफ्ज़ में। वो एकदम से जैसे नींद से जागी थी। जोया अपने मंगेतर से वीडियो कॉल पर बात कर रही थी जब मैं अचानक उसके कमरे में चली गई। अपने करदार की वकालत कितना मुश्किल काम था, उसे आज ही पता चला था। अब मेरे पास कोई राब्ते का ज़रिया नहीं। अम्मा भी ये बात जानती हैं। एक ऐसे शख्स ने जैसे मैं जानती ही नहीं मेरे करदार पर सवालिया निशान लगा दिया। मुझसे कसम ले लें, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने मामू से जो कहा है सच कहा है। मामू बिना कुछ कहे चले गए और आज पहली बार वो अम्मा बी की मौजूदगी की परवाह किए बगैर रो दी। कुछ नहीं होता मेरी बच्ची, सब्र बस सब्र। अम्मा बी ने उसे एक हाथ से करीब करते तसल्ली दी थी। एक अरसे से वो इस कमरे तक मोहित रही थी, लेकिन उन्होंने दुनिया देख रखी थी। घर के बड़ों से लेकर बच्चों तक सबके रंग ढंग पहचानती थी। रोहा के लिए ये रात इस घर में गुजरी हर रात पर भारी थी। वो रह रहकर हैदर मामू का ख्याल आ रहा था। वो बहुत बेएतबार ठहरी थी। सबकी नज़रों में अपना दफा करना उसका पहला हक था। अगली सुबह सारी रात जागने के बावजूद वो किचन में वक़्त पर किचन में मौजूद थी। मम्मा एक कप चाय बना दें, सर बहुत दर्द कर रहा है। रोहा ने बर्तन धोते हुए गर्दन मोड़कर देखा और फिर से बर्तन धोने लगी। कोई जवाब न पाकर जोया ने सर उठाकर देखा। वो वही थी जिसकी वो शक्ल भी नहीं देखना चाहती थी। उसके खून में उबाल उठा। ये तो गैरत नाम की कोई चीज़ ही नहीं तुम में। एक मिनट। उंगली उठाकर मौन करते हुए उसकी बात काट कर वो पीछे मुड़ी। लेकिन तब तक जोया पैर पटकी वहाँ से चली गई थी। अपनी अना को जलते चूल्हे पर झोंक कर उसने जोया के लिए चाय का पानी रख चढ़ाया। चाय बनाकर वो बेझिझक उसके कमरे में आई थी। चाय उसके साइड टेबल पर रख दी। लोग कहते हैं कि करदार पर बात आ जाए तो वहाँ हर बात ख़त्म कर देनी चाहिए। मैं कहती हूँ करदार पर बात आ जाए तो खुलकर बात करनी चाहिए। मुझे कोई गर्ज नहीं तुम्हारे अकवाले ज़री से। वो फनकारी थी, बिल्कुल होनी भी नहीं चाहिए। लेकिन मैं एक गलत फहमी की बुनियाद पर ज़िंदगी भर के पछतावे ना लेना चाहती हूँ और ना देना चाहती हूँ। तुम जानती हो मेरा तुम्हारे मंगेतर से कोई राब्ता है ना जो तुम दोनों के दरमियान हो। तुम बखूबी जानती हो। जिस वक़्त मैं तुम्हारे कमरे में दाखिल हुई थी तुम मुझसे पूछने पर कह रही थी कि मैं तुम्हारी भाभी हूँ, लेकिन तुमने तो खुद को मुझसे बेहतर ज़ाहिर करना था, इसलिए तुमने बताया कि मैं तुम्हारी महरूमा फूफो की बेटी हूँ। जैसे दया दिल लोगों ने ना सिर्फ अपने घर में रहने की जगह दी बल्कि पढ़ाया लिखाया भी। ऐसे भी तुम मान लो ऐसा शख्स जिसने फ़ोन पर एक लड़की की एक झलक देखकर आपकी फीलिंग्स की परवाह करते हुए तुमसे रिश्ता तोड़कर उससे रिश्ता जोड़ना चाहा, वो तुम्हारे काबिल नहीं हो सकता। तुम्हें शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ने ऐसे शख्स के हाथों आपकी ज़िंदगी महफूज रखी। बाकी बातों का उस पर अच्छा खासा असर हुआ था। उसने दोनों को लदा दिया, अल्लाह से अपने नफी रवैये की माफ़ी मांगी और शुक्रिया अदा किया। आपके वक़्त पर जान छूट गई। मुँह पर पानी के छींटे मारकर वो किचन में चली आई जहाँ रोहा और जोया नाश्ता बनाने में मसरूफ़ थे। चादर की उंगली मोड़कर मेज़ पर मारते हुए दोनों को मुतवज्जो किया। चेहरे पर जर्दी लेकिन ढेर सारा सुकून था। रोहा ने नज़रें मिली तो दोनों मुस्कुराई। ये दोस्ती की इब्तिदा थी। नाश्ते की मेज़ पर जोया ने सबके सामने रोहा की पोजीशन क्लियर की। हैदर हसन ने भतीजी प्लस बहू पर एक मुशफ़्क़ नज़र डाली और नाश्ते में मसरूफ़ हो गए।
रोहा तुम वाकई में हीरा हो। नम आँखों से ज़ोया ने उसे गले लगाया। ये कब और कैसे हुआ? दारिन की हैरत भरी आवाज़ सुनाई दी। दारिन की बात पर दोनों खिलखिलाकर हंसती और डाइनिंग रूम में दाखिल होते ज़ैन हैदर ने यह खूबसूरत मंजर देखा और रोहा हंसी की भूल भुलैयों में गुम हो गया। ज़ैन हैदर मीटिंग के लिए इस्लामाबाद गया हुआ था। रोहा ने उसकी गैर मौजूदगी से फ़ायदा उठाते हुए वो हैदर के कमरे में ही सोई। हैदर का काम जल्दी ख़त्म हो गया तो वो रात को ही लौट आया। सुनहरी के वक़्त वो घर पहुंचा तो सारे दिन के सफ़र की वजह से बहुत थकन हो रही थी। वह कमरे में आया तो सामने रोहा को बिस्तर पर सोते देखा। खुले बाल उसके तकिए पर बिखरे हुए थे। एक लम्हे के लिए पर जबकि दूसरा पहलू में था। एक हाथ तकिए पर जबकि दूसरा पहलू में था। लंबी उंगलियों की कोरें मेहंदी से सुर्ख हो हुई थी। वो गहरी नींद में थी। रोहा यहाँ उसके कमरे में उसका दिल जैसे धड़कना भूल गया। शायद उसकी नींद की वजह है कि कहीं उसकी नींद में खलल ना हो जाए। वो उससे चंद कदम की दूरी पर थी। वो उसके करीब हुआ। उसकी पुरशौक निगाहें उसके चेहरे पर जमी थी। वो सोई हुई भी खुलकर मुस्कुरा दी। मंदी मुंदी सी आंखें खुलकर मुस्कुराईं और अगले लम्हे पूरी ही खुल गईं। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं तुम्हें सोया हुआ देख चुका हूँ, इसलिए ये नहीं पूछूंगा कि तुम बताओ मेरे कमरे में क्यों सो रही हो। उसका लहजा शरीफ हुआ था। ओह सॉरी, वो एक झटके से बिस्तर से उठी थी। तुम चाहो तो यहाँ सो सकती हो। नहीं नहीं शुक्रिया। घड़ी पर नज़र पड़ते ही उसके रहस है और सांस भी खता हो गया। उसने पहला कदम उठाया और पहला कदम उठाते ही वो डगमगा गई। संभल कर लो देती नज़रों से तकते ज़ैन ने उसका हाथ पकड़कर सहारा दिया। वो इससे चंद कदम दूर हुई थी और उसके लफ्ज़ की गरमाइश उसके दिल को पिघला रही थी। जाने के लिए वो इसके करीब से गुजरी जब बेख्तियार ज़ैन ने उसका रास्ता रोक लिया। उसके हंगाई हाथों को हाथ में लेकर उसकी हथेलियों पर अपने लब रख दिए वो और उसका रास्ता रोक दिया। वो धड़कने संभालती बाहर निकल गई। हनाई खुशबू में बसे तकिए पर उसने बाकी रात जाकर गुजारी। उसे लग रहा था कि उसकी ज़िंदगी जमूत का शिकार हो गई है। सुबह 8 से 4 बजे तक ऑफिस में सर खपाने के बाद घर लौटी थी। थोड़ी देर अम्मा भी के बैठ कर उसकी दिन भर की रोदात सुनकर जो किचन का रुख करती थी। रात 9 बजे किचन में ही गुजरता। कई दिन से उसे ज़ैन नज़र नहीं आ रहा था। वो रात या घर लौटता और सुबह सवेरे निकल जाता। वकास मामों की ज़ुबानी ही पता चला कि वो और ज़ैन आजकल एक नई फैक्ट्री की बुनियाद रख रहे हैं, इसलिए उन्हें सर खौंचाने का भी वक़्त नहीं मिलता था। ऐसे ही बोरिंग दिनों में दारिन और सब बड़ों की रजामंदी से ज़ोया और दारिन का रिश्ता तय कर दिया गया था। और सदा के बेबाक दारिन की शोख जुमलों से बचने के लिए ज़ोया कमरा नशीं हो चुकी थी। रोहिया की जिम्मेदारियों में इजाफा हो गया था। फारिया बेगम का रोया जूं का त्यों था। बस इतनी से तब्दीली आई कि क्या वो रोहा की मौजूदगी में नापसंदीदगी का इज़हार नहीं करती थी। रोहा उनके लिए खाना बना तो देती, लेकिन खुद जाकर उन्हें सर्व करने की हिम्मत नहीं थी। वो इस वक्त भी खाना ट्रे में रखकर लाउंज से ज़ोया मवानी को बुला रही थी। वो ट्रे उठाकर फारिया बेगम के आगे रखने लगी। फारिया ने किचन के दरवाजे में रोहा को मुखातब किया। कल से मेरा खाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। रोहा ने खुशगवार हैरत से उनकी तरफ देखा, लेकिन वो अब मगन से खाना खा रही थी। ललिता ने हाथ के इशारे से उसे विक्ट्री का निशान बनाया तो वो भी सरचारी सी हो मुस्करा दी। उसके ज़हन से भी नाराज़गी कुछ कम हो गई थी। वो जानती थी वो माँ की मोहब्बत में मजबूर है। इसने एक दिन रात को माँ बेटे की बहस सुनी थी और तभी उससे उसका दिल बदल गया था। अब कई दिनों से वो रात को उसका इंतज़ार कर रही थी, लेकिन वो शायद घर आ ही नहीं रहा था। घर में दारिन और ज़ोया की शादी का हंगामा जाग उठा था। लड़कियों को कपड़े और कपड़ों के साथ मैचिंग चीज़ों की फिक्र सता रही थी। बारात और वलीमे के लिए हाल बुक करवा लिया गया था, लेकिन मेहंदी के लिए लड़कियां किसी तौर पर भी हाल के लिए राज़ी नहीं हुई थी। 10 बजे तो हाल का टाइम ख़त्म हो जाता है, जबकि देर रात 10 बजे हमारा फंक्शन शुरू भी नहीं होता। सबकी मुतफ़क्का राय यही थी कि इसलिए मेहंदी के फंक्शन के लिए घर ही सजाया गया था। गेंदे और मोतियों के फूलों से घर की सजावट की गई थी। फंक्शन के लिए लॉन में
लॉन में इंतज़ाम किया गया था। वसीह लॉन को 2 हिस्सों में तकसीम करते हुए ग्रीन कारपेट की राहदारी बनाई गई थी। राहगुज़र के अख्ताम पर सफ़ेद और पीले फूलों से स्टेज बनाया गया था। स्टेज के अलावा पूरा लॉन तारीकी में डूबा हुआ था। ज़ोया रवायती पीले रंग के जोड़े में मलबूस थी, जबकि दानिश सफ़ेद कमीज शलवार में पीला दुपट्टा गले में डाले ज़ोया के बराबर बैठा था। हर 5 मिनट के बाद वो ज़ोया की तरफ झुककर सरगोशी में कुछ न कुछ कह रहा था, जिसकी वजह से उसका झुका सर झुक गया था। ग्रीन कलर के लहंगे के ऊपर पिंक कलर की शर्ट कमर तक आते बालों जो कि पीछे से कर्ल किए गए थे, कुशादा पेशानी पर एक साइड पर झूमर टकाए हल्के फुल्के मेकअप में रोहा अप्सरा लग रही थी। सबने उसकी बहुत तारीफ की थी, लेकिन जिसके लिए ये सब तैयारी की गई थी वो कहीं नज़र नहीं आ रहा था। दोनों हाथों में मेहंदी की प्लेटें पकड़े वो सीढ़ियों से उतर रही थी। उसका ध्यान पाँव में उलझे लहंगे की तरफ हुआ। जब किसी लड़की के पास से गुजरते हुए उसे हल्का सा झटका लगा। वो अपने लहंगे में उलझती पहली सीढ़ी पर कदम रखते जैन की बाहों में झूल गई। मेहंदी की प्लेटें हल्के से शोर से ज़मीन बोस हो गईं। उसे लगा जैसे वो महक गया है। वो उसे बाहों में थामे उसकी बंद आँखों को दिलचस्पी से देख रहा था। उसकी बंद आँखें एकदम से खुली थीं। वो तेज़ी से उसकी बाहों से निकली थी। जैन को उसकी ये तेज़ी एक आँख न भाई। उसने एक तेज़ नज़र उसके सजे संवरे रूप पर डाली और उसे बाजुओं से पकड़कर खींचते हुए कमरे तक ले गया। कमरे में लाकर उसे एक साइड पर पड़े सोफे पर फेंकते हुए उसने कोट उतारकर गुस्से से एक साइड पर फेंका। जेब से सिगरेट और लाइटर निकाला। सिगरेट सुलगाने लगते हुए सूरत आंखें रोहा के चेहरे पर गाड़े उसकी तरफ बढ़ा और उसके बराबर सोफे पर बैठते हुए उससे शानों से पकड़कर अपने करीब किया। थोड़ी से उसका चेहरा ऊपर कर ऊंचा किया। रोहा ने अपनी निगाहें झुका लीं। उसके गाल दहक उठे। उसकी गिरफ्त थोड़ी सख्त हुई। तुम क्या समझती हो तुम मुझसे दूर जाना चाहोगी और मैं ऐसा होने दूंगा? मैं तुम्हें दूर हूँ सिर्फ एक वादे की पासदारी में, लेकिन एक बात याद रखना, मैं तुम्हें भी कुछ वक़्त देना चाहता हूँ, नहीं तो मैं जब चाहूँ अपना हक वसूल कर सकता हूँ। इसलिए आज के बाद मुझे ऐसे जचने की कोशिश मत करना, नहीं तो तुम मेरे जज्बात की शिद्दत को बर्दाश्त नहीं कर सकोगी। उसने झुककर एक शोक जसारत की और उसे छोड़ दिया, जबकि रोहा उसके इस रूप से डरकर हल्के से हल्के काँप रही थी। जैन ने सिगरेट का आखिरी कश लिया और मुस्कुराकर उसके शर्माए घबराए रूप को देखा। मैं फ्रेश होने जा रहा हूँ, तुम मेरे कपड़े निकाल दो। बाथरूम का दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ पर वो वार्डरोब की तरफ बढ़ गई। वार्डरोब खोलकर वो खुद ही परेशान हो गई कि क्या पता कौन से कपड़े पहने। तभी फ्रेश होकर जैन बाहर निकला और कश्मकश में घिरी रोहा को देखा और उसके पीछे आकर खड़ा हो गया। रोहा की सांस सीने में ही अटकने लगी। उसकी पुश्त जैन के सीने से टकरा गई। जैन ने हाथ बढ़ाकर ब्लैक कमीज शलवार निकाले तो उसका चेहरा रोहा के साइड फेस से मिस हुआ। वो अपने आप में सिमट गई। तैयार होकर दोनों जाने के लिए मुड़े तो जैन ने रोहा को अपने बाल ठीक करने के लिए बोला, जो उसे ज़बरदस्ती कमरे में लाते हुए अच्छे खासे उलझे हुए लग रहे थे। अपने बाल संवार लो, ये ना हो लोग तुम्हें देखकर कुछ और समझें, उसने उसके कान में सरगोशी करते हुए कहा, जबकि रोहा उसकी बात की मैनी सुनते हुए शर्म से लाल अंगारा हो गई। वो दोनों जिस वक़्त साथ चलते हुए सीढ़ियों से नीचे उतरे तो बहुत सारी आंखों ने हसद और रक्स की निगाह से दोनों को देखा। दोनों साथ चलते हुए बहुत खूबसूरत लग रहे थे। फारिया बेगम सबिया ममानी के साथ बातों में मसरूफ़ थी। जब उन्होंने आँख के इशारे उन्हें इन दोनों की तरफ मुतवज्जो किया, फारिया बेगम ने एक नज़र उस पर डाली और फिर से बातों में मशगूल हो गई। सबिया बेगम ने फारिया के चेहरे पर कोई जज्बात ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रही। बारात और वलीमे भी बहुत अच्छे से गुजरा, लेकिन जैन मेहंदी वाले रात ही किसी ज़रूरी काम से इस्लामाबाद चला गया। उसके इस रात वाले रुख के बाद रोहा ने भी उसके जाने पर शुक्र का कलमा पढ़ा। शादी के बाद ज़िंदगी फिर से पुरानी डगर पर आ गई। ज़ोया और दानिश हनीमून के लिए शुमाली इलाका जात की तरफ निकल गए। शादी के हंगामों के बाद घर में खामोशियों का राज था। फारिया बेगम भी इन दिनों कुछ खोई सी रहती थी। अक्सर रोहा को महसूस होता कि वो इस पर नज़र टिकाए कुछ खोज रही है। वो उसकी तरफ देखने से गुरेज ही करती।
जैन कई बार उनके सामने अपनी खुशी के लिए खड़ा हो चुका था। वो जानती थी उसकी तबीयत में लहरों की सी शोरगुल गीत नहीं है, वो गहरा और ठहरा सुंदर है। वो तो कभी अपनी ज़रूरत के लिए भी उन तक नहीं आया, लेकिन रोहा एक ऐसी खुशी और ख्वाहिश थी जिसके लिए वो बार बार उन तक आता रहा। उसकी हर नज़र स्वार बन जाती थी। वो अब उसकी ख्वाहिश पूरी कर कर के पूरी ज़िंदगी के लिए उसके आगे सरखुरू हो सकती थी। वो आज ऑफ़िस आईं तो उसे अपने बॉस शावेज़ हमदानी की तरफ से पैगाम मिला कि वो आज एक मीटिंग के लिए उसके साथ होटल ब्लू लाइट में डिनर पर जा रही है। उसने घर कॉल करके अम्मा बी को लेट आने की बात बताई। अम्मा बी को एतराज़ तो बहुत किया, लेकिन रोहा ने उन्हें बताया कि ये उसकी जॉब की रिक्वायरमेंट है, तो वो भी हूँ हाँ कहकर खामोश होंगे। उसने आज डार्क ब्लू कलर का सादा सा लॉन के सूट में मलबूस थी, और जिस वक्त शावेज़ हमदानी के साथ उसकी गाड़ी में सवार हुई, उसने एक तनकीन नज़र उसके हुलिये पर डाली, लेकिन खामोश रहा। वो आज पहली बार किसी ऐसे डिनर पर जा रही थी, तो थोड़ी कंफ्यूज थी। वो लोग जिस वक्त होटल पहुंचे तो वेटर की मैयत में रिजर्विंग सीट पर बैठ गई। दूसरी पार्टी अभी तक नहीं पहुंची थी। रोहा वक़्त गुज़ारने के लिए आस-पास देखने लगी, तभी किसके वेलकम के लिए शावेज़ हमदानी खड़ा हुआ, तो उसकी तलक़ीन में वो भी खड़ी हो गई। वो आने वाली शख्सियत को नहीं देख सकी, क्योंकि रोहा की उसकी तरफ खुश थी, लेकिन जिस वक़्त शावेज़ हमदानी से मिलकर हर रोहा की कीमत मुड़ा, रोहा को लगा उसकी सांस सीने में अटक गई। सामने मौजूद शख्स की गुस्से से रगें तन गईं। उसने अपना गुस्सा कंट्रोल करने के लिए दोनों हाथों की मुट्ठियाँ बंद कर लीं, जबकि इस सब से बेखबर शावेज़ हमदानी दोनों का तारुफ करवाना था। ये है हसन इंडस्ट्रीज़ के मालिक ज़ैन हैदर हसन और ज़ैन हैदर, ये है मेरी पर्सनल सेक्रेटरी रोहा कमाल। लोहार ने नज़रें उठाकर उसकी तरफ देखा, लेकिन ज़ैन ने एक गलत नगाह और डायरेक्ट मेन मुद्दे पर आया, और उसके साथ उसका पर्सनल सेक्रेटरी मनाफ था। उसकी मीटिंग आध घंटा जारी रही, लेकिन इस सारे वक़्त में रोहा को ठंडे पसीने आ रहे थे। उसने एक लफ्ज़ भी मुँह से ना निकाला। शावेज़ हमदानी ने रोहा को कोई फ़ाइल देने के लिए कहा। रोहा ने फ़ाइल्स खोलकर ज़ैन की तरफ बढ़ाई, लेकिन ज़ैन ने उसके हाथ से फ़ाइल लेने के लिए हाथ नहीं बढ़ाया। जोहा ने कांपते हाथों से फ़ाइल ज़ैन के आगे रखी। तब उसने एक तेज़ नज़र जोहा पर डाली। मीटिंग के इख्तिताम पर वो शावेज़ से मुज़ाहफ़ा करता हुआ लंबे ढक बढ़ता वहाँ से चला गया। रोहा कमाल जिस वक़्त घर में दाखिल हुई, रात काफ़ी बीत चुकी थी। उसका सारा जिस्म हौले-हौले काँप रहा था। वो अंदर दाखिल हुई तो सामने पूरा लॉन अंधेरों में डूबा हुआ था, जबकि टीवी चल रहा था। रोहा ने अंधेरे को गनीमत जानकर आंखें बंद कर लीं, जल्दी से अम्मा बी के कमरे की तरफ बढ़ी, लेकिन पहली सीढ़ी पर ही उसके कदम रुक गए। ये कौन सा वक़्त है घर आने का? उसने मुड़कर देखा तो सामने टीवी से आगे सपाट चेहरा लिए ज़ैन हैदर विराजमान था। रुके कदम वहीं ज़मीन के साथ ही जम गए। वो उठकर आहिस्ता से चलता हुआ रोहा के पास पहुंचा। रोहा की सांसें सीने में अटक गईं। उसे वहाँ से भागना चाहा, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। वो इस तक पहुंच चुका था, इससे पहले कि वो अपने इरादे पर अमल करती। उसका बाजू ज़ैन की गिरफ्त में था। ने एक ज़ोरदार झटका दिया और वो इसके सीने से आ लगी। ज़ैन ने उसका बाजू पीछे की तरफ ले जाकर झटका तो दर्द की शिद्दत से रोहा के आंसू निकल गए। छोड़े, मुझे क्या कर रहे हैं? अच्छा, छोड़ दूँगा, पहले मेरे सवाल का जवाब दो, कितनी पे मिलती है तुम्हें? 35,000, वो जल्दी से बोली। कल तुम रिज़ाइन कर रही हो, उसने चबा कर लफ्ज़ अदा किए। नहीं, मैं क्यों रिज़ाइन करूँगी? उसने एक और झटका उसे दिया। अच्छा, तुम नहीं करोगी? नहीं, किसी भी सूरत नहीं। ज़ैन हैदर ने उसकी गर्दन में हाथ डालकर सख्ती से एक झटका दिया और उसका चेहरा ऊपर करते हुए उसे वार्न किया। ऐसे ही सुबह मैं देखता हूँ तुम्हें कौन जॉब पर रखता है। और साथ ही वो उससे छोड़ता हुआ तेज़ी से जीने चढ़ गया। रोहा ने एक नज़र अपनी फ़ोटो की कलाई पर डाली और बैठकर रोने लगी। वो तेज़ी से सीढ़ियाँ चढ़ती हुई अपने और अम्मा बी के मुश्तरका कमरे में पहुंची। अम्मा बी सुकून से सो रही थी। रोहा आहिस्ते से वॉशरूम में घुस गई। दिल की भड़ास आंसू की सूरत निकाल कर वो वापस कमरे में आई और अम्मा बी के पास लेटकर सोने की कोशिश करने लगी।
रह रहकर उसे जैन हैदर की आंखें याद आ रही थी कि वो होटल में उसे देखकर उसके चेहरे पर कैसी बेयकीनी थी। और यही कुछ सोचते ना जाने कब रात के किस पहर उसकी आंख लग गई। सुबह उसकी आंख खुली तो अम्मा भी कमरे में नहीं थी। वो कसमंदी से काफ़ी देर छत को तकते बेड पर ही पड़ी रही। फिर घड़ी पर वक़्त देखते हुए उठ गई। आज संडे होने की वजह से वो बेफिक्र सी थी। तभी दरवाजे पर दस्तक देकर जैन हैदर अंदर दाखिल हुआ। रात की निस्बत इस वक्त उसका मूड ठीक था। सामने का मंजर उसके लिए खासा दिलचस्प था। जहाँ खुले गले वाली ढीली ढाली शर्ट पहने दुपट्टे से बेनियाज दोनों हाथ उठाए हुए थे, जिससे वो अपने बाल संवार रही थी। जैन को सामने देखकर उसने झट से बाजू नीचे किए, जिसके नतीजे में सारे बाल उसके कंधे पर फैल गए। जैन हैदर भूल गया वो किस काम से आया था। अम्मा भी किधर हैं? मैं नहीं जानती, मेरी अभी आँख खुली है तो वो कमरे में नहीं है, उसने सर झुकाए जवाब दिया। ये कौन सा वक़्त है उठने का? जी क्या? वो बनी उसका चेहरा दिखने लगी। मुझे देर से उठने वाली लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं, तो मैं क्या करूँ? वो उसकी बात बदू जवाब आया था। करना ये है कि आज के बाद सुबह सवेरे उठना है। मैं आपकी पाबंद नहीं, आप मेरी पाबंद हैं। आप अपने तमाम जुमलाए हकूक़ मुझे सौंप चुकी हैं। आप पर भी कुछ हकूक़ लाज़िम हैं। आप हुक्म करें, हम बजा ना लाएं तो कहिएगा। वो थोड़ा सा और आगे बढ़ा और साइड टेबल पर एक मोबाइल और नोटों की गड्डी रखकर पास पड़े सोफे पर पड़ा दुपट्टा उसकी गोद में फेंका, जिसे उसकी जल्दी से अपने गिर्द लपेट लिया। ये तुम्हारे लिए है, इससे साइड टेबल की तरफ इशारा करते हुए कहा। मुझे नहीं चाहिए, आपको फिर भी लेने पड़ेंगे। ये कहकर वो रुका नहीं और बाहर निकल गया। रूहानी अपना कब का रुका सांस बहाल किया और वाशरूम में घुस गई। सब लोग इस वक्त टीवी लॉन्च में मौजूद थे। सब लोगों ने अपनी अपनी महफिल जमाई हुई थी। रोहा अम्मा भी के पीछे फारिया बेगम की नज़रों से छुप कर बैठी थी। जैन अपने मोबाइल में बिजी किसी से फ़ोन पर बात कर रहा था। कॉल बंद करके आकर वो आया और अम्मा भी और हैदर हसन के सामने बैठ गया। अम्मा, बाबा, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। बोलो बेटा, अम्मा भी की तरफ से जवाब आया। हैदर हसन ने भी उसे सवालिया नज़रों से देखा। अम्मा भी, मैं चाहता हूँ मेरा और रोहा का वलीमा हो जाए। सन की आवाज़ के साथ रोहा के लबों को चटता पानी का गिलास ज़मीन बोस हो गया। सब उसकी तरफ देखने लगे, जबकि जैन ने अपने कहकर का गला घूंटा और रोहा की हालत से खूब लुत्फ़अंदोज़ हुआ। बेटा, हमें तो कोई एतराज़ नहीं, तुम अपनी माँ से पूछ लो। मुझे कोई एतराज़ नहीं है, फारिया बेगम की तरफ से जवाब आया। तो फिर नेक काम में देर कैसी? अगले माह की कोई तारीख रख लेते हैं। इसका जवाब सुनने से पहले ही रोहा ने अपने कमरे की तरफ दौड़ लगा दी। नहीं, अगले माह नहीं, मैंने अगले संडे के लिए हॉल बुक कर लिया है। बेटा, तुमने तो सारी तैयारी कर रखी है। वो मुस्कुरा दिया। सभी उसके वलीमे का सुनकर पुरजोश हो गए थे। इतना कम वक़्त का सुनकर सबको अपने अपने ड्रेसेस की फ़िक्र सताने लगी, जबकि अम्मा भी ने खुशी से जैन को गले लगा लिया। रात अपने पर फैलाए फिर से सारे माहौल पर काबज़ होने को तैयार थी। वह करवट पे करवट बदल रही थी, लेकिन नींद जैसे उससे रूठ गई थी। तभी अम्मा भी की छड़ी की टिक टिक सुनाई दी। वह कमरे में दाखिल हुई तो रोहा ने कंबल मुँह पर रख लिया। वो आकर बेड की दूसरी साइड टिक गई। थोड़ी देर बाद उसकी तशवीश भरी आवाज़ सुनाई दी। कबूतर, आज सरे शाम ही क्यों लेट गई हो? उसकी आवाज़ पर उसका दिल भर आ गया। वो उठकर बैठ गई और दबदबाती आंखों से अम्मा भी को देखने लगी। अम्मा भी ने अपना चश्मा दुरुस्त किया और गौर से उसकी आंखों में देखा और हाथ बढ़ाकर उसे अपने करीब किया। मेरी बेटी को आज क्या हुआ है? उसने नफ़ी में सर हिलाया और ज़ोरों शोर से रोना शुरू कर दिया। अम्मा भी ने उसे गले लगा लिया और ख़ुद भी रोने लगी। काफ़ी देर रोने के बाद जब दिल का गुबार छटा तो रोहा बोली, अम्मा भी, अगर आज मेरे माँ बाप जिंदा होते तो क्या मेरे साथ ऐसा होता? क्या होता पुत्र? अम्मा, जब जिसका दिल चाहे अपने कमरे से निकाल दे और जब जी चाहे शादी का ऐलान कर दे। मैं भी तो इंसान हूँ, मेरी मर्ज़ी तो पूछी जाए ना। तभी ज़ोरदार आवाज़ से दरवाज़ा खुला और जैन हैदर गुस्से में कमरे में दाखिल हुआ। जी बोलिए, आपकी क्या मर्ज़ी क्या है? लेकिन एक बात याद रखना, मुझसे दूर जाने के बारे में सोचा भी तो तुम्हें भी मार दूँगा और ख़ुद को भी।
अब इसकी बात पर वो दहल गई और अम्मा बीक के बाजू को ज़ोर से पकड़ लिया। ज़ैन हैदर थोड़ा देर खड़ा उसे घूरता रहा, फिर लंबे लंबे ढक भरता कमरे से निकल गया। बेटा, उसने तुम्हें कमरे से निकल जाने के लिए कहा, बहुत गलत किया, लेकिन अपनी जगह वो भी ठीक था। माँ से किया वादा तुम निभाया। तुम क्या चाहती हो? वो माँ को मरने देता? रोहा ने नफ़ी में सर हलाया। तो बेटा, अगर माँ को छोड़कर तुम्हारे पास आता तो क्या अच्छा था? फिर तो वो बहुत खुदगर्ज होता और मैं खुद तुम्हें कहती कि उसे छोड़ दो। जो जन्म देने वाली माँ का ना हो वो किसी और का क्या होगा? लेकिन उसने अपनी माँ का मान रखा। लेकिन फिर तुम्हारे लिए माँ के आगे डट भी गया। फिर उसने माँ को मना लिया और तुम्हें वो पूरी इज्जत और तरहम से लेकर जाना चाहता है। वो एक मजबूत साहिबान है तुम्हारे लिए। अभी से नहीं, जब तुम इस घर में आई थी तब से। वो तुम्हारी माँ का बहुत लाडला था। वो हर वक्त उसके साथ होता था। हम उसे कहते थे कि ये दरिया, जब तुम्हारी शादी हो जाएगी फिर क्या करोगी? तो कहती थी, अम्मा, मैं अपनी बेटी की शादी ज़ैन से करवाऊँगी और ज़ैन को घर दामाद बना लूँगी। वो बहुत खुश होता था उसकी इस बात पर कि वो हमेशा उसके साथ रहेगा। जब तुम्हारी माँ का एक्सीडेंट हुआ तो हॉस्पिटल में हैदर के साथ ज़ैन भी गया था। और जानती हो तुम्हारी माँ ने इससे क्या कहा था? रोहा ने नफ़ी में सर हलाया। उसने ज़ैन से वादा लिया था कि वो हमेशा तुम्हारा ख्याल रखेगा। जब दरिया का जनाजा लाया गया तो वो बहुत रोया, लेकिन जब फारिया तुम्हें उठाकर लाई तो उसने झट से माँ से तुम्हें ले लिया और अपने आंसू पोंछ लिए। फिर वो हर वक्त साहिब की तरह तुम्हारे साथ रहता था। जब हैदर ने उसे ज़बरदस्ती इंग्लैंड भेजा तो उसने बहुत एहतजाज किया कि वो नहीं जाएगा क्योंकि तुम अकेली हो जाओगी। लेकिन फिर वो तुम्हारी जिम्मेदारी भी मुझे सौंप गया। लेकिन जब वो वापस पाकिस्तान आया तो वो समझदार हो गया था। वो जानता था कि अब तुम बड़ी हो गई हो। वो अब तुम्हारा वैसे ख्याल नहीं रख सकता, लेकिन वो हमेशा से तुम्हें अपनी जिम्मेदारी समझता था। तुम्हें याद हो या ना हो कैसे वो तुम्हारी यूनिट की फ़ीस बगैर किसी को बताए जमा करवा देता था। घर में सब समझते थे कि तुम्हारी पढ़ाई का और तुम्हारे दूसरे खर्चात में तुम्हारी नाना की पेंशन से पूरी करती हूँ, लेकिन असल में यह खराजात ज़ैन का सरदर्द था। मुझे तो कभी पता ही नहीं होता था कि तुम्हारा एडमिशन, तुम्हारी फ़ीस, तुम्हारी ट्यूशन फ़ीस, किसी भी चीज़ का, और वो जो हर महीने मुझे पैसे देता वो तुम्हारे लिए ही देता है। अगर उसकी मान जाती तो वो कभी भी ऐसा कदम ना उठाता, मतलब ऐसे तुमसे नकार ना करता। लेकिन फिर भी एक बात बताओ, वो मुझसे इजाज़त लेकर गया था। हाँ, हैदर से भी। हैदर ने फारिया की ज़िद देकर ही उसे इजाज़त दी थी। अब जो भी फैसला तुम करो मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन मेरे बच्चे का दिल ना तोड़ना। अपनी बात मुकम्मल करके वो चली गई और रोहा सोचने लगी कि उसे कभी ये सब क्यों नहीं दिखाई दिया। मुझे तो ये सोचकर ही खुशी हो रही थी कि जैसे उसने लड़कपन से चाहा वो तो पहले ही उसके मुकद्दर में लिख दिया गया था, शायद उसके पैदा होने से भी पहले। और आज पहली बार वो बहुत सुकून से सो गई, गहरी मीठी नींद। सुबह नमाज के वक़्त उसकी आँख खुली तो वो जल्दी से बिस्तर से निकल गई। उसने रब का शुक्र अदा करना था, इतना अच्छा और मोहब्बत करने वाला शख्स को उसका नसीब बनाने के लिए। दूसरी तरफ ज़ैन सारी रात करवट पर करवट बदलता रहा। दुआ की बातें सुनने के बाद वो बहुत परेशान हो गया था। नींद आज उससे कोसों दूर थी। वो नाश्ता किए बगैर ऑफिस आ गया। अपनी सीट संभालते ही उसने अपनी सेक्रेटरी को बुलाया। उससे कहा कि हमदानी इंडस्ट्रीज़ को पैगाम भिजवाएं कि अगर उन्हें हमारे साथ काम करना है तो हमारी कुछ शराइत हैं। हमारी पहली शर्त आज ही पूरी होनी चाहिए। अपने सेक्रेटरी के जाने के बाद उसने सुकून से सीट के साथ टेक लगाकर आंखें मूंद ली। रोहा आज वक्त पर ऑफिस आ गई थी, लेकिन उसने अभी अपनी सीट ही संभाली थी कि उसके बॉस का पैगाम आ गया। रोहा शाहवेज़ हमदानी के ऑफिस में दाखिल हुई तो थोड़ी देर फॉर्मल गुफ्तगू करने के बाद उसने रोहा को ये खबर सुनाई कि वो इसके काम से मुतमईन नहीं, सो आइंदा वहाँ आने की ज़रूरत नहीं। रोहा बेदिली से उठकर चल दी, लेकिन दरवाजे तक पहुँचकर उसे ज़ैन की बात याद आई। वो एक झटके से पीछे मुड़ी। सर ऑफ यू डोंट माइंड प्लीज़, क्या आप मुझे बताएंगे कि मुझे जॉब से क्यों निकाला जा रहा है?
जी नहीं, मैं बिल्कुल भी माइंड नहीं करूँगा। इनफैक्ट जिसके कहने पर आपको निकाला जा रहा है, उनका कहना था कि आप ज़रूर जानना चाहेंगी कि वो कौन है। तो मैम रोहा, आपको ज़ैन हैदर के कहने पर इस जॉब से निकाला जा रहा है और आपको यही उम्मीद थी और वो यही नाम सुनना चाहती थी। लेकिन हकीकत इसे इस वक़्त गुस्सा आना चाहिए था, लेकिन उसके साथ ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ, बल्कि उसके होठों पर एक जानदार मुस्कुराहट आ गई। वो कमरे में दाखिल हुई और सामने बैठ पड़े सोफ़े पर दराज़ हो गई। अम्मा भी ने ऐनक दुरुस्त करते हुए उसे देखा। रोआ जल्दी ही लौट आई। वो सीधी होकर बैठ गई। जी आ गई हूँ, और की वजह आपका लाडला पोता है जिसने मुझे जॉब से निकलवा दिया है। अम्मा भी मुँह पर हाथ रखकर हंसने लगी। चलो अच्छा ही किया है उसने, तुम्हें क्या ज़रूरत है नौकरी की, मेरा पोता माशाल्लाह से लाखों कमाता है। अम्मा भी से बहस करना फजूल था। उसने अपना बैग उठाया और अलमारी की तरफ बढ़ गई। अलमारी में रख कर अपने कपड़े लेकर वाशरूम में घुस गई। आज सब लोगों ने अम्मा भी के कमरे में महफिल जमाई हुई थी। हैदर हसन बहुत खुश थे। आज बहुत अरसे बाद फारिया भी सबके साथ बैठी थी और अब रोहा को अपने पास बिठाए बहुत खुशदिली से सबसे बातें कर रही थी और हर बात का जवाब देते हुए तायद के लिए रोहा की तरफ देखती। वो फर्माबरदार बहू की तरह उनकी हाँ में हाँ मिला रही थी। रात गए महफिल अपने अख्ताम को पहुंची और सबके जाने के बाद रोहा किचन में अम्मा भी के लिए पानी लेने आई तो किचन से खटपट की आवाज़ें आ रही थी। उसने झुककर देखा तो ज़ैन हैदर काफ़ी फोल्ड किए चूल्हा जलाए अपने लिए खाना गर्म कर रहा था। वो सोच में पड़ गई कि जाए या फिर यहाँ ही से मुड़ जाए। तभी ज़ैन की आवाज़ सुनाई दी, आ जाओ अंदर। रोहा हैरान हुई, कैसे पता चला मैं हूँ? ज़ैन ने मुड़कर उसकी तरफ देखा और दोनों बाजू सीने पर बांधकर बड़ी दिलकशी से मुस्कुराया। ये एक राज है जो बीवियों को कभी पता नहीं चलना चाहिए। उसकी बीवी कहने पर वो जाग गई। आप क्या कर रहे हैं? वो बात बदलने के लिए बोली, मैं तुम्हारे करने के काम खुद कर रहा हूँ। वो जितना इस टॉपिक से बचना चाह रही थी, वो इतना ही घुमा कराकर बात वहीं ले आया। आप हटे, मैं कर देती हूँ। नहीं यार, संडे तक रुक जाओ, तब तक तुम दुल्हन जो हो, उसके बाद पक्की ये तुम्हारी ही ड्यूटी है। रोहा को ढेर सारी शर्म ने आ गया, उससे पलकें उठाना मुश्किल हो गई। ज़ैन ने बहुत दिलचस्पी से उसके बदलते रंग देखे और खाना लेकर डाइनिंग पर बैठ गया। साथ उसे देना न भूला। वो आज बात ब बात उसे हैरान कर रहा था। तुम्हें मुझसे ये तो शिकायत है ना कि तुम मुझे जब खाना बना कर देती हो मैं तुम्हें पूछता ही नहीं हूँ। और रोहा का बस नहीं चल रहा था कि वो उठकर अम्मा भी के पास पहुँचे जो उसकी सारी बातें उसको बता रही थी। और हाँ, मैं खड़ूस भी बहुत हूँ और हाँ, खुद को कहीं का शहज़ादा समझता हूँ। उसकी बातों पर वो शर्म से पानी पानी हो रही थी। उसने जल्दी से पानी की बोतल ली और वहाँ से जाने में ही आफियत जानी सुनो और दरवाजे तक पहुँच चुकी थी। उसने मुड़कर नहीं देखा, लेकिन रुक गई थी। मैं तुम्हें संडे नाइट को बताऊँगा कि मैं कितना खड़ूस हूँ। और उसकी बात पूरी होने से पहले ही वहाँ से भाग गई। कमरे में पहुंचकर उसने अपने दिल पर हाथ रख लिया जो बहुत तेज़ी से धड़क रहा था। फारिया ममानी रोहा को ढूंढती पीछे शहर तक चली आई, जहाँ वो आज माली से मिलकर पौधों की काट छांट कर रही थी। फारिया ममानी के बुलाने पर जल्दी से झाड़ती हुई उन तक पहुंची। जी ममानी, क्या हुआ? कुछ नहीं बेटा, मैं तो ये कहने आई थी कि बाहर गाड़ी में ड्राइवर तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। तुम जाओ जल्दी से वलीमे का सूट भी ले आओ और पार्लर से मेहंदी भी लगवाओ। वो मुअद्दब सी सर हिलाती वहाँ से चली गई और फारिया ममानी वहीं पड़ी कुर्सियों पर धूप सेकने के लिए बैठ गई। कभी कभी जब हम फैसला नहीं करते तो अल्लाह कोई वसीला बना देता है और हमारे लिए फ़ैसला करना आसान हो जाता है। उनके साथ भी ऐसा ही हुआ था। उन्हें रोमा से बहुत प्यार था, लेकिन एक ही भाई था और उसकी इकलौती बेटी। ज़ैन को रोमा से कोई भी रिश्ता ना रखने का वादा लेकर वो भाई के घर गईं और उन्हें यकीन दिलाया कि ज़ैन रोमा से ही शादी करेगा। वो काफ़ी देर वहीं रही, लेकिन इस दौरान रोमा उन्हें नहीं दिखाई दी। भाई से पूछने पर उन्होंने बताया कि वो अपनी किसी दोस्त के घर गई हुई है। वो वज़ू करने के इरादे से उठी और उनके भाई के घर उनके लिए महज
मखसूस किए गए कमरे में गई और नमाज़ पढ़ रही थी, तभी उन्हें साथ वाले कमरे में रोहा की आवाज़ आई, जो शायद किसी से फ़ोन पर बात कर रही थी। गैर अदारी तौर पर उसकी बातें सुनने लगीं। अरे कौन, वो मेरा कज़न ज़ैन से ही कह रही हूँ, बहुत हैंडसम है, लेकिन वो मेरी दाल नहीं कली वाली। मैं उससे मोहब्बत का इकरार किया तो कहता है वो तो पहले ही किसी का हो चुका है। कितना वो डैशिंग और हैंडसम है। मैंने सोचा लड़की भी कोई ऐसी होगी, लेकिन लड़की कौन निकली? वो बहन जी, उसकी यतीम कज़न रोहा कमाल। तुम्हें पता है, ज़िंदगी में पहली बार मुझे किसी पर रक्स भी आया और हसरत भी। क्या है वो लड़की? और देखो, जैन जैसा शख्स उससे मोहब्बत करता है। तुम्हें पता है, मैंने अपने दोस्त जावेद हमदानी के ऑफिस में उसको जॉब भी दिलवाई, और मैंने उससे समझा दिया कि वो इस लड़की को जैन की नज़रों में गिरा दे तो मैं उससे शादी कर लूँगी। लेकिन इस बेवकूफ़ के कुछ करने से पहले ही वो जैन की नज़रों में आ गई, और जैन ने जावेद हमदानी से कोई डील फाइनल कई और शर्त रखी कि वो रोहा को जॉब से फारिग कर दे। और वो और भी बहुत कुछ कह रही थी, लेकिन फारिया बेगम में सुनने की सकत नहीं थी। जो लड़की इतनी प्लानिंग कर रही है, ये ना जाने हमारे साथ बाद में क्या करेगी। वो भी बहुत कुछ कह रही थी, लेकिन फारिया बेगम में सुनने की सकत नहीं थी। जो लड़की इतनी प्लानिंग कर रही है, ना जाने हमारे साथ बाद में क्या करती। लेकिन उन्हें इससे कोई गिला नहीं था, क्योंकि वो तो ना समझ थी जो ऐसा कर रही थी। लेकिन वो खुद एहतसाबी के अमल में गिर गई थी। वो खुद क्या करने चली थी? अपने बेटी की खुशियों का गला घोंटने चली थी। वो तो रोमा की शुक्रगुजारी थी, जिसकी वजह से उनकी आंखों की पर बड़ी पट्टी खुल गई। वलीमा एक शानदार होटल में मुनक्किद किया गया था, जिसमें शहर की बड़ी बड़ी शख्सियात ने शिरकत की। खुद जैन के घर वाले भी हैरान थे, इतने बड़े पैमाने पर इंतज़ाम किया गया था। वो ग्रे कलर के 3 पीस सूट में मलबूस था, जबकि रोहा ग्रे कलर की वाली मैक्सी में बहुत खूबसूरत लग रही थी। ब्यूटिशियन की महारत ने उसके हुस्न को दो आतिशा कर दिया था। जैन सब मेहमानों में मसरूफ़ था, क्योंकि वो अब एक बिजनेस टैंकोर था, और उसने अपने जैसे बहुत से बड़े बड़े बिजनेसमैन को मदऊ किया था। सबके साथ मसरूफियत में भी उसकी नज़र स्टेज पर बैठी रोहा की तरफ जब उठती तो पलटना भूल जाती। फंक्शन के अख्ताम पर रोहा को लाकर गाड़ी में बिठाया गया। वो सर झुकाए माजी में खो गई। होश तो तब आया जब दरवाज़ा खोलकर जैन फ्रंट सीट पर बैठा। उसने आसपास नजर दौड़ाई तो घर वाले सारे जा चुके थे। ऐसे या आंखें फाड़ फाड़ कर देख रही हो जैसे भूत देख लिया हो। खौफजदा तो मुझे होना चाहिए। रात के 3 बजे इतनी खौफनाक शक्ल देखकर अब जाकर करूँ तो भी डरावने ख्वाब आएंगे। उसने उसके मेकअप के लिए चेहरे को निशाना बनाया। वो आंसू रोकने की कोशिश में निचला लब काटने लगी, चिल्लाने लगी। ये हरकत करते हुए वो जैन हैदर का मूड गारत कर गई। वो मजीद कुछ भी कहे बगैर उसे अपने फार्म हाउस ले आया। बड़े से गराज में गाड़ी रोककर उसने मुलाजिमा को उसे कमरे में पहुंचाने को कहा। वो साथ ही उसके मोबाइल में कॉल आने लगी। स्क्रीन पर नंबर नज़र आते नंबर को देखकर वो रोहा से पहले कमरे में चला गया और कमरे के टेरेस की तरफ खुलती ग्लास डोर खोलकर टेरेस पर चला आया। कॉल रिसीव करके कानों से लगाई। हेलो जैन हैदर, मैं शावेज़ हमदानी बात कर रहा हूँ। जैन हैदर, मैं तुम पर केस करूँगा। तुमने मुझसे कॉन्टैक्ट किया हुआ है और तुम इससे भी नहीं फिर सकते। मेरे पास सारे कागजात मौजूद हैं। मेरी तरफ से शौक से जाओ कोर्ट, लेकिन इससे पहले वो कागजात किसी वकील से चेक करवा लेना, वरना ये ना हो कि तुम पर गलत केस करने पर हार जाने का दावा कर दो। वैसे भी मेरे बारे में एक बार याद रखना, मैं अपनी इज्जत पर गलत नज़र डालने वालों को माफ़ नहीं करता। रोहा कमरे में दाखिल हुई तो गुलाबों के फूलों की खुशबू जैसे उसमें भी रच बस गई। हर तरफ सफ़ेद गुलाब के फूल और पत्तियाँ थी। तभी जैन ग्लास डोर धकेलता हुआ कमरे में दाखिल हुआ। रोहा को घबराहट सी होने लगी। वो दिलकश सी मताना चाल चलता हुआ उसके करीब आया, उसे हाथ से पकड़कर बेड पर बिठाया और खुद उसके सामने बैठ गया। पूछोगी नहीं कि हर तरफ सुर्ख रंग की जगह सफ़ेद गुलाब क्यों है? रोहा ने सवालिया नज़रों से उसकी तरफ देखा। कहते हैं सफ़ेद गुलाब इंतज़ार की अलामत है। मैंने तुम्हारा बहुत इंतज़ार किया, इसलिए आज ये फूल मेरे इंतज़ार के एक एक पल के गवाह हैं। जैन ने उसके दाएं हाथ को अपने हाथ में थामा और फिर ऐस्तगी से लब उसके हाथ की पुश्त पर रखकर अपनी मोहब्बत की मेहर जब्त की। वो छप गई तो गहरी मुस्कुराहट ने उसके लबों का अहाता किया। यकदम 400 जिंदगी मुस्करा उठी। वो तो ना जाने कब से एक अनदेखी दौर में बंधे थे। उनका मिलाप तो अज़ल से लिख दिया गया था। तभी तो जैन के दिल में रोहा और रोहा के दिल में जैन बगैर कुछ कहे सुने उनके दिल के तहखानों में ना जाने कब से मौजूद था।
बहुत ही अच्छा नावल था। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट नावल में।